हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ईशान छाबड़ा है एंड मैं बहुत ही बढ़िया हूं। आप लोग कैसे हैं? आज हम एक नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 जूलॉजी का, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जूलॉजी का, वो हमें इस चीज की स्टडी करवाता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जो कि हमें पता है ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं, उन वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनकी अलग अलग से हम फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे, वो कैसे फंक्शन करते हैं और टोटली कैसे वर्क करके हमें कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हमें लिविंग होने के लिए इन सारे ऑर्गन सिस्टम्स का काम करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। और फर्स्ट हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम खाना खाते हैं। खाना हमारे लिए एनर्जी होती है, फ्यूल होता है। वो हमारी बॉडी को चलने फिरने में, सारे काम करने में, जिंदा रहने में मदद करता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम अर्थ छोड़ जाएंगे, है ना। तो दैट इज वाई। तो आइए डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फर्स्ट चैप्टर इस पर्टिकुलर यूनिट का शुरू करते हैं। और इस चैप्टर की शुरुआत हम पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे बकल कैविटी, फिर ईसोफेगस, फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स जैसे लिवर, सिलाइवरी ग्लैंड्स, पेंक्रियाज, ये सारी चीजें। फिर हम पढ़ेंगे कि फूड मैकेनिज्म, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में। अगर खाना में कार्बोहाइड्रेट है, वो कहां डाइजेस्ट होगा, वो कैसे डाइजेस्ट होगा। अगर हमारी खाने में, हमारी डाइट में लिपिड है या प्रोटीन है, वो कैसे डाइजेशन होगा, उसका कहां डाइजेशन होगा और कैसे होगा। तो वो पूरा होता है अंडर द मैकेनिज्म ऑफ फूड डाइजेशन, हम उसको स्टडी करेंगे। फिर हम पढ़ते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर में कि अगर हमने ये पर्टिकुलर चीज नहीं खाई तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे अगर हमने विटामिन ए नहीं खाया तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, और अगर हमने ज्यादा खा लिया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब जितने भी डिसऑर्डर्स हैं खाने से रिलेटेड, या जितने भी डिसऑर्डर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जब डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन नहीं करता तो क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वो हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर सारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुभारंभ करते हैं श्री गणेशाय नमः डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो उसका हम करते हैं बेटा क्या, इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को मुंह से अंदर लेना, बकल कैविटी के अंदर डालना। खाने को मुंह के अंदर डालना इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन जैसे ही मुंह के अंदर जाता है, सलाइवरी ग्लैंड फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। मतलब डाइजेशन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू होती है, स्टमक से नहीं, मुंह से ही शुरू हो जाती है डाइजेशन की प्रक्रिया। तो उसके बाद इंजेशन के बाद क्या शुरू हो जाता है, डाइजेशन। जो भी हमने खाया उसका डाइजेशन होता है। वो क्या होता है अभी बताया जाएगा। एब्जॉर्प्शन, फिर जो हमने खाना खाया उसको एब्जॉर्ब करा जाता है, उसको एसिमिलेट पूरी बॉडी में भेजा जाता है, और जो हमारा वेस्ट रहता है, जो हमारी बॉडी को लगता है कि ये काम की चीज नहीं है, उसको इजेक्शन कर दिया जाता है, मतलब बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज ना होइएगा इजेक्शन में और इंजेक्शन में। इन आ गया ना, इन मतलब घर के अंदर, मुंह के अंदर खाना आता है, और इजेक्शन मतलब मुंह के बाहर, सॉरी बॉडी के बाहर, एनस से बाहर खाना फेंक दिया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक की इस चैप्टर की, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है, एलिमेंट्री कैनल एंड उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये जो आप पूरा देख रहे हैं बकल कैविटी से लेकर एनस तक पूरा एलिमेंट्री कैनल होता है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल को सपोर्ट करने के लिए, या खाने का डाइजेशन सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारे एलिमेंट्री कैनल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स। जैसे कि सिलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे मुंह में होता है, लिवर जो हमारे यहां होता है और बिजिएस्ट ऑर्गन होता है, हेवीएस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का, पेंक्रियाज होता है। तो ये जितने भी सारे ग्लैंड्स हैं, ये हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए एलिमेंट्री कैनल के साथ में फंक्शन करते हैं और साथ में होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनल एंड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स तीन होते हैं, सिलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेंक्रियाज। इनको हम सबसे एंड में पढ़ते हैं और फिर हम इनको पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री कैनल की तो वो यहां से शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मेरे आते हैं, वैसे ये एलिमेंट्री कैनल का पार्ट नहीं है पर मैं फिर भी बता देता हूं कि लिप्स होते हैं, अपर लिप और लोअर लिप। अपर लिप और लोअर लिप को हम साइंटिफिकली लेबरम और लेबियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेबरम एंड लेबियम। अरे ये तो वही वाले वर्ड्स है जो हमने कॉकरोच में पढ़े थे, पेरिप्लानेटा अमेरिकाना में पढ़े थे। तो लिप से शुरू होता है लेब्रम, लेबियम, फिर आता है बकल कैविटी। ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी में हम सबसे पहले दांतों की स्टडी करेंगे, फिर पैलेट की स्टडी करेंगे। पैलेट मतलब जो ऊपर का तलुआ होता है, दैट इज कॉल्ड द पैलेट। तो हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, हम उसकी स्टडी करेंगे। और सबसे एंड में सिलाइवरी ग्लैंड्स, तो हम बाद में पढ़ ही रहे हैं। सिलाइवरी ग्लैंड्स भी मुंह में होते हैं, 3 डक्ट्स होती है इसकी। फिर होता है ईसोफेगस, खाना बढ़ जाता है, खाना फूड पाइप में चल जाता है, विंड पाइप में चल जाती है। फूड पाइप को बोलते हैं बेटा ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। फूड पाइप का साइंटिफिक नेम ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आती है स्टमक। स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, ईसोफेगस खुलता है स्टमक में। स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक।
फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब हम इन सारे ऑर्गन्स को इकट्ठे एलिमेंट्री कैनल में मानते हैं और इनके बीच बीच में कहीं कहीं ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियाज। हम इनको अकेले अकेले टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम अभी वो ही शुरू करेंगे, पर उससे पहले एक चीज और बता दूं, अगर मैं किसी चीज की एंटीरियर ओपनिंग की बात करूं तो एंटीरियर आप मुझे बताओ क्या होता है। हाँ जी, एंटीरियर, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे वाला, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे वाला। तो एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल, आगे वाली ओपनिंग कौन सी हुई एलिमेंट्री कैनल की? और ये तो माउथ हो गई। और पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर पीछे वाला। तो किसी भी चीज की आगे वाली चीज होती है एंटीरियर और किसी भी सिस्टम की किसी भी चीज की पीछे वाली चीज होती है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल क्या हो गई? एनस। और एंटीरियर ओपनिंग, आगे वाली ओपनिंग क्या हो गई? माउथ। ठीक है, तो एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल माउथ और पोस्टीरियर ओपनिंग, पीछे वाली ओपनिंग इज कॉल्ड एनस। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ने वाले हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। Now we are going to talk about the histology of elementary canal. हम स्ट्रक्चर्स और डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनल की हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मैंने आपको टिश्यू वाले चैप्टर में बताया था, द स्टडी ऑफ टिश्यूज। मतलब ये जो एलिमेंट्री कैनल है उसके अंदर से लेकर बाहर तक कितनी सारी लेयर में टिश्यूज अरेंज होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये बात करते क्यों है? बात ये इसीलिए करते हैं क्योंकि इन टिश्यूज की वजह से इस एलिमेंट्री कैनल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जैसे कि स्टमक और इंटेस्टाइन में इन टिश्यूज की वजह से ग्लैंड सेल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट कर पाते हैं। इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस हो पाता है, मतलब फूड का मूवमेंट हो पाता है। ठीक है, इन्हीं वजहों से या बहुत सारी और चीजें होती हैं, ये टिश्यूज ही पॉसिबल करवा सकते हैं। इसलिए हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल, हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यूज और एलिमेंट्री कैनल मतलब ट्यूब, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा बकल कैविटी एलिमेंट्री कैनल में नहीं आता, पर उसमें भी म्यूकोसल लेयर या कुछ लेयर्स और होती है, वो आपको आगे बता दिया जाएगा बकल कैविटी में। ट्यूबुलर पार्ट स्टार्ट होता है ईसोफेगस से, जहां से ट्यूब स्टार्ट होती है, ईसोफेगस, स्टमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, अब हम इसकी लेयर्स की बात करेंगे। तो हमारे एलिमेंट्री कैनल में इस ट्यूबुलर पार्ट में 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर होती है पेरिटोनियम, जिसको हम बोलते हैं सिरोसा। क्या बोलते हैं? सिरोसा, पेरिटोनियम और सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर होती है। फिर होती है मस्क्युलैरिस, कौन सी होती है? मस्क्युलैरिस। फिर होती है सब म्यूकोसा, कौन सी? सब म्यूकोसा। फिर होती है म्यूकोसा, सो इट इज PMSM। ठीक है, क्या फॉर्म बनी? PMSM, मतलब पेरिटोनियम, मस्क्युलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है, आप तो ऐसे ही याद रख लेंगे, इसलिए इसमें कोई ट्रिक की रिक्वायरमेंट है नहीं। पेरिटोनियम जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कभी कभी लाइनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होता है, लाइनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, लाइनिंग के लिए जरूरी होता है, और ये वही लाइनिंग यहां पर कर रहा है। तो पेरिटोनियम या सिरोसा जो कि आउटर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनल की, ये बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से, आप ये देख सकते हैं। उसके अंदर आती है मस्क्युलैरिस लेयर। अब ये मस्क्युलैरिस लेयर फर्दर 2 पार्ट्स में बटी होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और एक सर्कुलर मसल्स। तो मतलब बाहर की साइड एक सेट ऑफ सेल्स होते हैं आउटर मोस्ट पार्ट में, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, कौन से मसल्स? लॉन्गिट्यूडनल। मतलब ये जो पेरिस्टाल्सिस है या ये स्टमक में कुछ एक्टिविटीज चल रही है, ये सब मस्क्युलैरिस लेयर की वजह से होता है। आउटर में लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर होते हैं सर्कुलर। ठीक है, तो ये दोनों को कंबाइन हम बोलते हैं मस्क्युलैरिस लेयर। जो उस मस्क्युलैरिस लेयर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल सेल्स, अंदर वाले सर्कुलर सेल्स। स्टमक में एक एक्स्ट्रा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सर्कुलर के अंदर होते हैं, ताकि वो और अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए खाना। ठीक है, उसको बोल देते हैं ऑब्लीक मसल्स। कौन से मसल्स? ऑब्लीक मसल्स। तो सबसे बाहर स्टमक की अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर और फिर ऑब्लीक। अदरवाइज एलिमेंट्री कैनल में जनरली बात करें तो सबसे बाहर कौन से मसल्स? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और उसके अंदर सर्कुलर मसल्स। मस्क्युलैरिस लेयर की बात आती है सब म्यूकोसा। म्यूकोसा से आने वाली पहली लेयर होती है सब म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा जो लेयर है वो बनी होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से। कौन से? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। मैंने आपको टिश्यूज चैप्टर में बताया था, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज और लूज कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है और साथ में यहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स का सप्लाई भी होता है। किसका सप्लाई होता है? ब्लड वेसल्स का। सब म्यूकोसा के बाद ये जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हो, ये होती है म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे बाहर वाली होती है मस्क्युलैरिस, फिर होती है लेमिना प्रोप्रिया
और फिर होती है एपिथेलियल, सबसे अंदर वाली। ठीक है, तो म्यूकोसा जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे बाहर वाली होती है मस्कुलैरिस, और उसके बाद यहां पर लेमिना प्रोप्रिया में, किसमें, लेमिना प्रोप्रिया में रेटिकुलर टिश्यू होता है। रेटिकुलर टिश्यू बड़ा ही वैसा होता है, डेलिकेट टिश्यू होता है, आपको बताया था डेलिकेट फाइबर्स होता है, कोलेजन, इलास्टिन एंड रेटिकुलर फाइबर्स। तो रेटिकुलर फाइबर से बना वाला टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू लेमिना प्रोप्रिया में होता है, और उसके बाहर मतलब सबसे अंदर वाली साइड में होता है एपिथेलियल टिश्यू, जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन में डेवलप हो जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, और बनाता है डाइजेस्टिव जूसेस। ये क्या है, जूस की दुकान है, अरे जूस वाले भैया जरा जूस पिला दो। ठीक है, और सबसे बीच में कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा टिपिकल था ही नहीं रहा ना, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल ट्यूबुलर पार्ट होता है। हिस्टोलॉजी मतलब हम उस एलिमेंट्री कैनल या ट्यूबुलर पार्ट के टिश्यूज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे बाहर मतलब आउटर मोस्ट में होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, और उस लेयर को कहते हैं पेरिटोनियम लेयर या सिरोसा लेयर। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम या सिरोसा। उसके अंदर आती है मस्कुलैरिस लेयर। मस्कुलैरिस में पहले ये आ गई पेरिटोनियम, स्क्वैमस, फिर आती है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम में सबसे बाहर की साइड होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, उसके अंदर होते हैं सर्कुलर मसल्स। क्या होते हैं, सर्कुलर मसल्स। स्टमक में एक्स्ट्रा मस्कुलर सेल्स भी देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑब्लिक मसल्स। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक मसल्स। तो लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड फिर ऑब्लिक मसल्स। उसके अंदर वाली जो लेयर होती है हम उसको बोलते हैं सबम्यूकोसा। क्या बोलते हैं, सबम्यूकोसा। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स का बहुत ज्यादा अच्छा सप्लाई होता है। उसके अंदर होती है, सबसे अंदर होती है, सबसे अंदर मिलने वाली लेयर म्यूकोसा लेयर। कौन सी लेयर, म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है मस्कुलैरिस म्यूकोसा। ठीक है, क्या होती है, मस्कुलैरिस म्यूकोसा आउटर पार्ट की, फिर लेमिना प्रोप्रिया, सबसे पहले मस्कुलैरिस म्यूकोसा, फिर लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया में रेटिकुलेट फाइबर्स या रेटिकुलेट टिश्यू होता है, और सबसे अंदर होता है एपिथेलियल सेल्स, सॉरी एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल सेल्स भी बोल लो। ये एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंडुलर हो जाता है स्टमक और इंटेस्टाइन में, और डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करवाता है। तो ये तो था हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल, और ये बहुत ईजी था, और मेरे को आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गई होंगी। 4 लेयर्स, और सबसे बीच में जो कैविटी है जिसमें खाना भी तो जाएगा ना अंदर, सब लेयर्स ही लेयर्स भरी होंगी, तो खाना कहां से जाएगा, तो बीच की कैविटी को हम बोलते हैं ल्यूमेन, जहां से खाना पास करता है। हर लेयर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हर लेयर का अपना एक टिश्यू है। ठीक है, सब अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बकल कैविटी से। बकल कैविटी के बाहर बच्चों लिप्स होते हैं और एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम माउथ बोलते हैं। ठीक है, सो ये हमारी नोज है, ये हमारे लिप्स है। ये क्या है, हमारे लिप्स, इतना तो पता होगा। और लिप्स के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं माउथ, दिस। सो ओपनिंग हमारी जो है वो गार्डेड होती है 2 लिप्स से, लेब्रम एंड लेबियम। और जैसे ही लिप्स के अंदर जाते हैं तो एक कैविटी सा रीजन आता है, एक खाली स्पेस आती है, उसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। ठीक है, ये वही बकल कैविटी जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। हमने टिश्यूज पढ़ लिया है, तो हमें इतनी नॉलेज है कि बकल कैविटी के अंदर नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। ठीक है, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्क्वैमस टाइप का। स्क्वैमस स्क्वायर सेल्स वाले बहुत सारे सेल्स होते हैं। सो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, और डीपली जानना है तो नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पूरी बकल कैविटी को लाइन करता है। बकल कैविटी के ऊपर, पहले तो हम अंदर जा रहे हैं, जो हमारा लिप्स है और जो हमारे टीथ हैं, इसके बीच में जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप छू के भी बहुत बार ऐसे करते हो ना, सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। तो ये हमारे लिप्स हैं और ये हमारे टीथ हैं। लिप्स और टीथ के बीच के एरिया को, ये वाले एरिया को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। और लिप्स का काम क्या होता है, हमारे माउथ को प्रोटेक्ट करना या हमारे माउथ को बंद करके रखना। ठीक है, बंद करना, खोलना। सो प्रोटेक्ट्स द माउथ, ये वेस्टिब्यूल हो गया, ये टीथ हो गया। अब आ जाते हैं बकल कैविटी के अंदर। बकल कैविटी में आप जैसे एंटर करोगे, आप अपनी एक फिंगर लगा के देखोगे, ऊपर बड़ा ही हार्ड दिखता है, पर जैसे ही आप उसको अंदर अंदर स्क्रॉल करते जाओगे, एकदम से हाथ ऊपर चल जाएगा। दैट मीन्स आगे का पार्ट इज वेरी हार्ड, आप उसको प्रेस नहीं कर सकते। पर जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो वो एकदम से सॉफ्ट हो जाता है, वो मेम्ब्रेनस हो जाता है, और एकदम से वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, दबने लग जाता है।
दैट मीन्स पहले तो ये जो पार्ट है ऊपर वाले का, इसको हम बोलते हैं पैलेट। ये खाने को सरफेस एरिया देता है और साथ में माना भी जाता है कि इसमें कहीं कहीं पर फूड बर्ड्स भी होते हैं, पर जनरली इसका काम होता है सरफेस एरिया फॉर मैस्टिकेशन या सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन बकल कैविटी। ठीक है, बाहर का जो एरिया है मतलब आगे वाला जो हार्ड पोर्शन होता है, ये पूरा पैलेट है। हार्ड पोर्शन ऑफ पैलेट या आगे वाला पोर्शन या एंटीरियर पोर्शन या हार्ड पैलेट, एंटीरियर पैलेट या बोनी पैलेट या हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट बोनी होता है बिकॉज उसके अंदर बोन्स होती है। बोन का नाम होता है पैलेंटाइन बोन। बोन का नाम क्या होता है? पैलेंटाइन बोन। पैलेंटाइन बोन की वजह से ये हार्ड होता है। इसके अलावा मैक्सिला जो हमारी अपर जो होती है उसकी जो बोन होती है उसको हम बोलते हैं मैक्सिला। मैक्सिलरी बोन भी होती है और पैलेंटाइन बोन भी होती है। मैक्सिलरी और पैलेंटाइन दोनों बोन्स की वजह से जो आगे का पार्ट होता है पैलेट का वो हार्ड हो जाता है। तो मेरे साथ बोलो कौन सी बोन्स? मैक्सिला और पैलेंटाइन। सो मैक्सिला एंड पैलेंटाइन बोन की वजह से मैक्सिलरी जॉ बोन एंड पैलेंटाइन बोन की वजह से ये बोनी होता है, हार्ड होता है। कौन सा पार्ट? एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। और इसके अलावा ये रफ भी होता है, ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है खाने का अच्छा सा डाइजेशन करने के लिए बकल कैविटी में। जैसे ही आप पीछे का एकदम से अंदर हो जाता है, एकदम से ऐसी फिंगर ऊपर हो जाती है, बिकॉज पीछे का पार्ट इज सॉफ्ट पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट पीछे का पार्ट सॉफ्ट पार्ट, इट इज कॉल्ड सॉफ्ट या मेम्ब्रेनस पैलेट। क्या होता है ये? सॉफ्ट या मेम्ब्रेनस पैलेट होता है। यहाँ मेम्ब्रेनस होता है, यहाँ कोई बोन नहीं होती। और पोस्टीरियर पार्ट ये वाला पार्ट होता है, ये सॉफ्ट होता है और मेम्ब्रेनस होता है। अच्छा, यहां तक माउथ है, इसके ऊपर नेजल चेंबर होता है। तो नेजल चेंबर में यहां पर है। अब खाना जब हम खा रहे हैं और हम अंदर निगल रहे हैं तो खाना इधर की जगह इधर ना चले जाए, नोज पे ना चले जाए, तो उसके लिए एक हैंगिंग सा स्ट्रक्चर जो आप मेरे मुंह के अंदर भी देख पा रहे हो या आप कहीं भी देखते होगे, जैसे ये दिखता भी है ऐसे लटका हुआ सा स्ट्रक्चर, बॉक्सिंग बैग जैसा, इसको हम बोलते हैं यूविला। UVULA। सो यूविला एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है जो हमारे नेजल चैम्बर को क्लोज कर देता है, ऊपर उठ जाता है। दैट मींस यूविला जो है ये वाला स्ट्रक्चर ये मूवेबल है और ये हमारे नेजल चैम्बर को माउथ से कनेक्ट करने वाले चेंबर को बंद कर देता है जब भी हम खाना ले जा रहे हो अंदर, ताकि खाना नोज में ना चले जाए, ईसोफेगस की जगह, फेरेंक्स की जगह। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इज द बकल कैविटी। ये यूविला है, ये सॉफ्ट पैलेट है या हार्ड पैलेट है। और यूविला का काम क्या है? क्लोज द नेयर्स व्हाइल स्वॉलिंग ऑफ फूड। जब हम खाना अंदर ले जा रहे हैं वो नोज में ना चले जाए तो उसको क्लोज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंगिंग स्ट्रक्चर, जो आपको दिख भी रहा होगा, उसको बोलते हैं यूविला। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, ऊपर तो पैलेट है, तो नीचे क्या होता है? नीचे टंग होती है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, माना जाता है स्केलेटल है, ये स्केलेटल मसल्स इसका ओरिजिन है। अच्छा, स्केलेटल मतलब स्ट्रेटिफाइड मसल्स ओरिजिन है। जो टंग होती है वो आगे से फ्री होती है, तो आगे वाले को क्या बोलते हैं? एंटीरियर। तो एंटीरियर साइड ऑफ द टंग इज फ्री, पर जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग होता है वो नीचे बेस से अटैच होता है विद अ लिगामेंट। ठीक है, जो टंग होती है वो हमारे माउथ के मतलब बकल कैविटी के बेस से अटैच होती है एक लिगामेंट की हेल्प से। इस लिगामेंट को बोलते हैं फ्रीन्यूलम लिंगुए। क्या बोलते हैं? लिंगुए। एल फॉर लिंगुए, एल फॉर लिगामेंट। मतलब ये फ्रीन्यूलम लिंगुआ होता है और ये हमारी टंग को अटैच करता है पोस्टीरियर एंड से। ठीक है, तो अटैच टू फ्लोर, बकल कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ फ्रीन्यूलम लिंगुए। एंड फ्रीन्यूलम लिंगुए जो टंग को अटैच करता है वो एक लिगामेंट होता है। फ्रीन्यूलम लिंगुए के बाद जो हमारी टंग होती है उस पे बहुत सारे क्या होते हैं? टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स बकल पैलेट में भी हो सकते हैं, पर इट इज नाम मात्र के। ठीक है, हार्ड पार्ट में। अगर मैं पेपिले की बात करूं तो पेपिले हमारी टंग में बहुत सारे शेप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी आउटर वॉल पे, जिनकी ऊपरी वाले पार्ट पे टेस्ट बड्स के सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब पेपिले वो स्ट्रक्चर है हमारी टंग के जिन पे टेस्ट बड्स होते हैं। मतलब हमारी टंग पे टेस्ट बड्स किस पे प्रेजेंट है? इन्हीं पेपिले पे प्रेजेंट है। तो स्ट्रक्चर्स ऑन टंग हैविंग टेस्ट बड्स, ये टंग के वो स्ट्रक्चर है जिन पे टेस्ट बड्स होते हैं। अब हम पेपिले 3 टाइप्स के होते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं और टंग के बारे में देखते हैं कि टंग का कौन सा एरिया किस किस चीजों के लिए सेंसिटिव होता है। इसमें मैंने आपको ये बताया वेस्टिब्यूल, लिप्स और जॉ के बीच का पोर्शन, और फिर बताया पैलेट होता है। पैलेट हार्ड होता है, आगे से बोनी होता है। इसमें 2 बोन्स होती हैं, एक तो मैक्सिलरी बोन होती है और एक पैलेंटाइन बोन होती है, और ये बहुत ही रफ होता है। और पीछे का पार्ट मेम्ब्रेनस होता है, सॉफ्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट। और इसके एंड में एक यूविला लटकता है जो नेजल चैम्बर और बकल कैविटी को क्लोज कर देता है खाने को स्वेलो करते वक्त। मतलब ये मूवेबल होता है यूविला।
ठीक है। और मैंने क्या बताया, और मैंने टंग के बारे में बताया कि टंग फ्रीली एंटीरियर फ्री होती है, पोस्टीरियर साइड ऑफ द टंग फ्रीनिलम लिंगुए से बकल कैविटी पे जुड़ा हुआ होता है। और टंग पे पेपिला होते हैं, वो स्ट्रक्चर जिन पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग पे। अब चलते हैं पेपिले की स्टडी पे। अब बात करते हैं उन पेपिली की। जो पेपिली होता है वो जनरली टेस्ट बड्स को कैरी करता है। सारे पेपिली नहीं करते, पर मोस्ट ऑफ द पेपिली टेस्ट बड्स को कैरी करते हैं। पेपिली की बात करेंगे तो हमारी जो टंग है उस पे 3 टाइप्स के पेपिली हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है सर्कमवेलेट पेपिली, फिर होता है दूसरा फ्यूंगिफॉर्म पेपिली, एंड थर्ड टाइप ऑफ पेपिली इज फिलीफॉर्म पेपिली। ठीक है, फ्यूंगिफॉर्म, सर्कमवेलेट एंड फिलीफॉर्म पेपिली। जो हमारी टंग है उसके ऊपर वाली साइड पे, मतलब अंदर की साइड में एक इन्वर्टेड वी शेप में ऐसे सर्कुलर बड़े बड़े पेपिली होते हैं, उनको बोलते हैं सर्कमवेलेट पेपिली। सर्कम क्यों? क्योंकि सर्कुलर है। और सर्कमवेलेट पेपिली बहुत कम होते हैं, इन तीनों में सबसे कम होते हैं, और ये लार्जेस्ट होते हैं साइज में। नंबर में सबसे कम होते हैं, 8 to 12 होते हैं, लिखा भी हुआ है। हाँ, लेस होते हैं, 8 to 12 होते हैं, पर स्ट्रक्चर में लार्जेस्ट होते हैं तीनों में। और बैक साइड ऑफ द टंग में, पीछे वाली साइड में टंग में हमें देखने को मिलते हैं एक इन्वर्टेड वी शेप को बनाते हैं। और इनका शेप कैसा होता है? सर्कुलर। कैसा? सर्कुलर। तो नाम क्या हुआ? सर्कमवेलेट पेपिली। साथ बोलो, सर्कमवेलेट पेपिली। नेक्स्ट है फ्यूंगिफॉर्म। फ्यूंगिफॉर्म होता है टंग के पहले के देख लो। फ्यूंगिफॉर्म होता है टंग के टिप्स में, मतलब यहां से आगे की साइड पूरा जहां पर टेस्ट डिटेक्शन एरिया होता है उसको बोलते हैं फ्यूंगिफॉर्म। फ्यूंगिफॉर्म इसलिए बोला बिकॉज ये मशरूम शेप के होते हैं। कैसे? मशरूम। एंड मशरूम या एगैरिकस एक फंजाई होता है, फंगाई होता है। ठीक है, तो फंगस होता है, तो मशरूम लाइक होते हैं। और ये रिजेस ऑफ टंग, मतलब टंग के कोनों में, यहां से लेकर पूरे टंग के कोनों में ये होते हैं। कौन से शेप के होते हैं? मशरूम लाइक। और इन तीनों में सबसे मीडियम साइज के होते हैं। सबसे बड़े ये, मीडियम साइज के ये, सबसे छोटे ये, सबसे ज्यादा ये होते, सबसे कम ये होते हैं, फिर उससे ज्यादा ये होते हैं, सबसे ज्यादा ये होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट। फिलीफॉर्म जो है वो ऐसा कोनिकल शेप का होता है। कैसा होता है? कोनिकल शेप का। ठीक है, ऊपर से पॉइंटेड रहता है, नीचे से कोनिकल शेप का होता है। सबसे ज्यादा इन तीनों में कौन सा मिलेगा? फिलीफॉर्म। तो फिलीफॉर्म छोटा होगा या सबसे बड़ा? सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा और सबसे ज्यादा होता है, और टंग के सेंट्रल एरिया, बीच के एरिया में होता है। मोस्ट इन नंबर होता है, स्मॉलेस्ट होता है, एंड कोनिकल होता है। पर इसमें एक चीज होती है कि इसमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट नहीं होते। मैंने बताया था जो पेपिली होते हैं उनके आउटर वॉल्स पे या कहीं पर उनके आउटर एरिया में गुस्टैटोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। गुस्टैटोरिसेप्टर्स मींस द रिसेप्टर्स, द टेस्ट रिसेप्टर्स, मतलब वो टेस्ट को सेंस कर सकते हैं, जो कि इसमें नहीं होते हैं। इसका मतलब यहां पर नो टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट, मतलब ये वाला एरिया का जो ये वाला एरिया है टंग का, उस पर कोई भी टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं है, वो किसी भी चीज को सेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप के पेपिली हो गई। सर्कमवेलेट जो लार्जेस्ट है, सबसे कम है, बैक साइड ऑफ द टंग में है, इन्वर्टेड वी है, सर्कुलर है। फ्यूंगिफॉर्म हो गए, मशरूम शेप के हैं, रिजेस ऑफ द टंग में ये है, और बीच में ये रिज लाइक होते हैं, ये जो कोनिकल शेप के होते हैं इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म। इनमें टेस्ट बड्स नहीं होते हैं, सबसे ज्यादा नंबर में यही होते हैं, और सबसे छोटे यही होते हैं। इसका मतलब हमारे टंग में कुछ एरियाज हैं जहां पर हम टेस्ट सेंस कर सकते हैं। टेस्ट सेंस करने की क्षमता को बोलते हैं गुस्टैटोरिसेप्टर। तो हमारे टंग में 4 तरीके के गुस्टैटोरिसेप्टर्स होते हैं, मतलब 4 तरीके के टेस्ट को सेंस किया जाता है। सबसे पहला होता है बिटर, फिर होता है सॉर, फिर होता है सॉल्टी, फिर होता है स्वीट। ठीक है, सबसे ऊपर जो एरिया होता है टंग का, ये वाला एरिया जो होता है ये सेंस करता है बिटर को। खाना अगर बिटर है तो वो यहां सेंस हो जाएगा। ठीक है, केमिकल्स की हेल्प से होता है सब कुछ। बिटर वाला यहां हो जाएगा, फिर सॉर वाला उससे नीचे इधर, क्योंकि यहां पर ये फ्यूंगिफॉर्म है, फिलीफॉर्म तो कुछ करता नहीं है। फिर इसके बाद यहां पर सॉल्टी, और आगे की साइड स्वीट। ठीक है, आगे की साइड स्वीट। तो यहां बिटर, सॉर, सॉल्टी, स्वीट, फिर से यहां स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर, ऐसे चलेगा ये। ठीक है, अगर याद रखना है, ऊपर नीचे नहीं करना, तो उसके लिए ट्रिक है। बीवी सो गई, सलमान स्वीट है बोलकर, मतलब सलमान खान जो एक एक्टर है, बीवी कह रही है सलमान स्वीट है, और उसको ये बोलकर वो सो गई। ठीक है, तो यहां जो बीवी है वो हो गया बिटर, सो गई मतलब सॉर, सलमान इज फॉर सॉल्टी, स्वीट है बोलकर मतलब स्वीट। तो बीवी, बिटर, सॉर, सॉल्टी, स्वीट, ये 4 तरीके के गुस्टैटोरिसेप्टर्स हमें देखने को मिलते हैं हमारी टंग में।
इज इट क्लियर? तो टंग के ये तीन टाइप के पेपिली हो गए और ये 4 टाइप के गस्टाडो रिसेप्टर्स हो गए जो कि इन्हीं की मदद से आते हैं। टंग में गस्टाडो रिसेप्टर पेपिली के ऊपर ही होते हैं और वो 4 टाइप के होते हैं। और आपको सीक्वेंस अब इसके थ्रू है लर्न रहेगा ना? अरे बोल दो यार, रहेगा, तारीफ कर दो, मैंने खुद बनाई है ट्रिक। तो टंग का काम क्या हो गया? टंग का काम सबसे पहले गस्टाटो रिसेप्टर ऑर्गन है ये, मतलब ये हमारे टेस्ट को सेंस कर सकता है। सेकंड, खाने को निगलने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, मतलब स्वॉलोइंग करने के लिए। थर्ड, अगर मैं बोल रहा हूं तो बोलने के लिए भी टंग की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब फॉर स्पीच या स्पीकिंग के लिए भी टंग की रिक्वायरमेंट होती है। खाने को मिक्स करने के लिए भी मुंह के अंदर टंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो ये टंग के कुछ फंक्शंस है और यहां पर खत्म होता है नहीं, यहां अभी खत्म नहीं होता। तो अब हमने कर लिया है बकल कैविटी का पैलेट पार्ट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड देन यूविला, फिर हमने टंग कर ली है। अब हमारी एक चीज रह गई है विच इज शाइन करते हुए सफेद सफेद टीथ, जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आगे। अब हम आ गए हैं एक नई चीज में जिसको हम बोलते हैं टीथ। टीथ नए नहीं है, टीथ तो टूटते फूटते रहते हैं, पर अब टीथ की दास्तान सुनेंगे, ठीक है? तो टीथ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होते हैं। हम सिर्फ ह्यूमन की अभी बात नहीं करें, हम जनरलाइज मैनर में बात करेंगे कौन से टाइप के टीथ हमें देखने को मिलते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स में, तो उसकी बात करेंगे। तो अगर हमें टीथ को डिस्टिंग्विश करना हो, कैटेगराइज करना हो, तो नंबर ऑफ सेट्स इन लाइफ की, ठीक है? तो दास्तां है ये कि नंबर ऑफ सेट्स इन लाइफ में टीथ 3 टाइप्स के होते हैं। जी हाँ, होते हैं। मोनोफाइकोडॉन मतलब टीथ एक ही बार जिंदगी में आते हैं और अगर एक बार टूट जाते हैं दोबारा नहीं आते हैं, मतलब एक बार ही टूट गए तो दोबारा नहीं आएंगे। वो वाले टीथ अगर आप में है तो वो होते हैं मोनोफाइकोडॉन, वो ह्यूमंस में नहीं मिलते। फिर डाइफाइकोडॉन मतलब 2 बारी जिंदगी में टीथ आते हैं, जन्म लेते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है, 2 टाइम लाइफ में टीथ आते हैं, मतलब अगर एक बारी टूट गए कुछ टीथ, मतलब सारे टीथ डाइफाइकोडॉन नहीं होते, पर अगर कुछ टीथ टूट गए तो वो दोबारा से आ जाते हैं लाइफ में, मतलब 2 बारी आ सकते हैं, 2 से ज्यादा बारी नहीं आ सकते। मतलब एक बारी होते हैं टेम्पररी टीथ, बचपन वाले, जिनको हम बोलते हैं दूध के दांत, मिल्क टीथ। दूसरे टाइप के टीथ होते हैं परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ के, अब आप बड़े हो गए, अब आप एडल्ट हो गए, अब आपके परमानेंट टीथ आएंगे। पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं ना तो एक बारी देखने वाले मिलते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स में। इवन वेल में भी क्या होता है कि लाइफ में एक ही बारी टीथ आते हैं, अगर वो टूट गए तो दोबारा नहीं आएंगे। फिर वेल ऐसे जब मतलब ऐसे करके बोलेगी, इसके टीथ नहीं आएंगे। नेक्स्ट होता है पॉलीफाइकोडॉन मतलब एक बारी टूट गए तो फिर से आ जाएंगे, फिर टूट गए तो फिर से आ जाएंगे, फिर टूट गए तो फिर आ जाएंगे, मतलब आते रहते टीथ, मतलब एक ही जिंदगी में बहुत बारी टीथ आ जाते हैं। फिशेस में ऐसे देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है वो भी हम आगे मैं आपको बताऊंगा। तो नंबर ऑफ सेट्स इन लाइफ, एक लाइफ में कितनी बारी टीथ आपके जन्म ले रहे हैं, 3 टाइप है। मोनोफाइकोडॉन मतलब एक ही बारी, डाइफाइकोडॉन जैसे ह्यूमंस में 2 बारी, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, एंड पॉलीफाइकोडॉन जैसे फिशेस में मिलते हैं, एक बारी टूटे फिर आ गए, एक बारी टूटे फिर आ गए, एक बारी टूटे फिर आ गए। अगर हमारे टीथ सारे एक जैसे हैं, हमारे के सारे टीथ एक जैसे हैं? नहीं, आगे के इंसीजर्स हैं, फिर कैनाइन्स हैं, फिर प्रीमोलर्स हैं, फिर मोलर्स हैं, मतलब हमारे सारे टीथ अलग अलग दिखते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के सारे टीथ एक जैसे दिखते हैं, हम बोलते हैं कि वो होमोडॉन्ट है, मतलब वो होमोडॉन्ट टीथ को रखती है, मतलब उसमें सारे टीथ एक ही जैसे दिखते हैं। और वो वाले टीथ फिशेस में देखने को मिलते हैं, मतलब फिशेस हैज होमोडॉन्ट टाइप ऑफ डेंटेशन। उसकी जो डेंटेशन है, डेंटेशन मतलब टीथ के बारे में एक टर्म है कि उसकी जो डेंटेशन है, उसकी जो टीथ का अरेंजमेंट है या टीथ का स्ट्रक्चर है या टीथ का कुछ भी है, XYZ स्टोरी टीथ के रिगार्डिंग, वो होमोडॉन्ट है। मतलब फिशेस में सारे टीथ एक जैसे होते हैं, पर ह्यूमंस में क्या होते हैं, हेटेरोडॉन्ट, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। ह्यूमंस में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं, ठीक है, आप देख ही सकते हैं अभी भी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है हेटेरोडॉन्ट। थर्ड है अटैचमेंट। ये टीथ कैसे अटैच है हमारी बोन से? हमें पता है ऊपर बोन होती है कि नीचे बोन होती है, उस पे टीथ अटैच होते हैं। अगर ये बोन है और टीथ एवं ही लगा दिए गए हैं बस फेविकॉल की तरह, ये जोड़ आसानी से टूट सकता है। ये फेविकॉल वाला जोड़ नहीं है, इसको बोलते हैं एक्रोडॉन्ट। एक्रोडॉन्ट मिलता है फिशेस और एम्फीबियंस में। इसमें सुपरफिशियली ये टीथ लगे होते हैं जॉ बोन से, मतलब अगर ये जॉ बोन है तो ये अंदर घुस के नहीं लगे होते हैं, ये एवं ही ऊपर बस ऐसे चिपके होते हैं। तभी फिशेस में, एम्फीबियन फिशेस में अगर एक बारी टूथ मतलब टीथ जो है वो सुपरफिशियल अरेंजमेंट होती है, बोन होती है, टीथ ऐसे ऊपर उसके ऐसे भी चिपके रहते हैं और टूट जाते हैं बहुत जल्दी, इसलिए फिर से आ जाते हैं। तभी एक्रोडॉन्ट है तो पोलीडॉन्ट है, मतलब टीथ बार बार आते रहते हैं बिकॉज वो टीथ बड़े अच्छे से अटैच्ड नहीं है बोन से, ठीक है। तो एक्रोडॉन्ट सबसे हल्की अरेंजमेंट है।
फिर बोलते हैं प्लूरोडोंट, मतलब अगर ये बोन स्ट्रेट ना होकर थोड़ी सी सॉकेट बना दिया, अब ये सॉकेट बन गया, सॉकेट तो बन गया पर टीथ इस पूरे सॉकेट में नहीं आ रहा, ये ऐਵੇਂ बस साइड में थोड़ा सा चिपका हुआ है, इसको बोलते हैं प्लूरोडोंट। यहां पर तो सॉकेट ही नहीं है एक्रोडोंट में, प्लूरोडोंट में सॉकेट होता है पर टीथ अच्छे से उसको यूज नहीं कर रहा, तो प्लूरोडोंट है मतलब टीथ पार्शियली सॉकेट में होता है, रेप्टाइल्स में देखने को मिलते हैं। और एक होता है थीकोडोंट, थीकोडोंट ह्यूमंस में होता है, ये सॉकेट है, टीथ ऐसे पूरा जोर से है, जैसे भी गन्ने खाओ कुछ भी खाओ ये टीथ, इवन अखरोट तक तोड़ दो अपने दांतों से, आपके दांत इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे, बिकॉज थीकोडोंट टाइप की अरेंजमेंट है, टीथ एकदम से जॉ बोन के अंदर मतलब चिपके हुए हैं, ऐसे घुसे हुए हैं कि वो हिल नहीं सकते। तो मतलब एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो अटैचमेंट होती है वो होती है थीकोडोंट, जो कि देखने को मिलती है ह्यूमंस में। ह्यूमंस के अलावा यहां पर आप ऐड कर सकते हैं क्रोकोडाइल्स, ह्यूमंस के अलावा क्रोकोडाइल्स में भी थीकोडोंट देखने को मिलती है, उनके दांत भी सॉकेट्स, सॉकेट्स को बोलते हैं एल्वियली, सॉकेट्स को क्या बोलते हैं एल्वियली, टीथ सॉकेट्स को एल्वियली बोलते हैं। एल्वियली के अंदर अगर टीथ ऐसे बड़े अच्छे से जा रहे हैं तो दैट इज थीकोडोंट टाइप के अरेंजमेंट, और वो ह्यूमंस के साथ साथ क्रोकोडाइल्स में भी देखने को मिलती है। जबकि और रेप्टाइल्स में प्लूरोडोंट होता है कि सॉकेट तो है पर टीथ ऐਵੇਂ ही है अंदर, ठीक है, वो सॉकेट को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक्रोडोंट मतलब ऊपर एकदम से ऐसी सरफेस पे फिशेस एम्फीबियंस, प्लूरोडोंट मतलब ऐसे तो एल्वियली तो है, एक सॉकेट तो है पर उसमें टीथ यूटिलाइज नहीं कर रहा है, लटका हुआ है, यहाँ सुपरफिशियल अटैचमेंट है, यहाँ पर पार्शियली अटैचमेंट है। जब प्रॉपर अटैचमेंट होती है वो होता है थीकोडोंट इन ह्यूमंस, इन क्रोकोडाइल्स, जब सॉकेट में टीथ बड़े ही अच्छे से अटैच है, ठीक है। तो ये आपको टर्म्स क्लियर हुए। अगर मैं पूछूं कि ह्यूमंस में कौन सी टर्म्स में यूज कर सकता हूं, तो इन तीनों में से डाइफाइकोडोंट कर सकता हूं, बिकॉज इंसानों में दांत दो बार आते हैं जिंदगी में, एक होते हैं मिल्क टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया डाइफाइकोडोंट, क्या लिख दिया डाइफाइकोडोंट, क्या डाइफाइकोडोंट मतलब टीथ दो बार आ रहे हैं लाइफ में। उसके बाद इन दोनों में से जो इंसानों की टीथ है वो बड़े बड़े डिफरेंट टाइप के टीथ देखने को मिलते हैं हमें, हमारे में इंसिजर्स हैं, हमारे में केनाइन्स हैं, हमारे में प्रीमोलर्स हैं, मोलर्स हैं, इसका मतलब सारे टीथ एक जैसे नहीं है, अलग अलग टाइप के टीथ हमें देखने को मिलते हैं। तो हीटेरोडोंट है, ठीक है, क्या है हीटेरोडोंट मतलब अलग अलग टाइप के टीथ है। और अटैचमेंट कैसे दिखती है ह्यूमंस में, थीकोडोंट, ठीक है, कैसी थीकोडोंट मतलब जॉ सॉकेट के अंदर टीथ अच्छे से अटैच है। एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लूनोडोंट, क्या बोलते हैं ब्लूनोडोंट। ह्यूमंस में ब्लूनोडोंट टाइप की डेंटेशन मिलती है, मतलब जो टीथ है वो पॉइंटेड नहीं है, वो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है, वो शार्प नहीं है, वो बड़े ही ब्लंट है, तभी बोला ब्लूनोडोंट। मतलब उसके ऊपर का सरफेस रफ होता है, मतलब वो ग्राइंड करते हैं खाने को अच्छे से, वो फाड़ते नहीं है, ठीक है। फाड़ने वाली ये वाली में डेंटेशन वो कार्निवोर्स में मिलती है, ये जनरली ह्यूमंस में हम बोलेंगे ब्लूनोडोंट देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे टीथ आर लाइक दिस, ऐसे से होते हैं, रफ सरफेस होता है, मतलब ताकि दूसरा टीथ उसके ऊपर आके रेस्ट कर सके और खाने को ग्राइंड कर सके, पीस सके। तो ह्यूमंस में कौन सी चार टाइप के डेंटेशंस के टर्म्स आप यूज कर सकते हैं, डाइफाइकोडोंट, यहां से डाइफाइकोडोंट, हेटेरोडोंट, ब्लूनोडोंट एंड थीकोडोंट, ये चार टर्म्स आप ह्यूमंस में यूज कर सकते हैं। और ये सारी टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको डेंटेशन टर्मिनोलॉजी हम बोलते हैं कि हाँ ये टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है। अब हम चलते हैं आगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में, फिर टाइप्स ऑफ टीथ में और डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे अब हम बात करेंगे टूथ और टीथ की। बेटा प्लूरल होता है टीथ, और अगर हम एक दांत की बात करें उसको बोलते हैं हम टूथ। टूथ के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो पहली बात तो जो वो हमने सॉकेट्स पढ़े थे उनका नाम क्या था, एल्वियली, जिसमें ह्यूमन के टीथ एम्बेड होते हैं, ऐसी हम डेंटेशन को थीकोडोंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। अब टूथ के तीन पार्ट्स होते हैं, वो पहले हम पढ़ लेते हैं। टूथ के तीन पार्ट्स होते हैं, जो पार्ट दांत का दिखता है, द विजिबल रीजन, उसको हम बोलते हैं क्राउन। जो गम्स से, जो मसूड़ों से छुपा हुआ होता है, पर हड्डी के सॉकेट के अंदर वाला पोर्शन नहीं, जो बाहर होता है पर उस पे गम्स से छुपा हुआ होता है, उसको बोल देते हैं नेक। और नीचे का पार्ट जो सॉकेट के अंदर होता है टूथ का, उसको हम बोल देते हैं रूट। सो अगर ये हमारा दांत है तो ये बाहर का इतना पोर्शन जो हमें दिख रहा है, दिस इज नोन एज दी क्राउन। इतना पोर्शन जो यहाँ पर वो है गम्स है, इसको हम बोलेंगे नेक। और जो अंदर है ये वाला पोर्शन जो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता, इसको हम बोलते हैं कि ये जो है हमारी वो टूथ की रूट है। तो ये बाहर का विजिबल पोर्शन टूथ का क्राउन हो गया, विजिबल वाला। फिर ये नेक है, ये गम्स है, ठीक है, ये वाले गम्स है एंड दिस इज द नेक पार्ट। और अंदर जो इंबेडेड होता है इसको हम बोल देते हैं रूट्स। क्या बोल देते हैं, रूट्स। तो तीन पार्ट ऑफ द टीथ के ये भी हो जाते हैं, विजिबल वाला क्राउन, थोड़ा सा हिडन नेक एंड अंदर इंबेडेड वाला रूट। अब देखिए जो हमारा ऊपर वाला जॉ होता है उसको बोल देते हैं मैक्सिला, और नीचे वाला जॉ जो होता है उसको हम बोल देते हैं मैंडिबल।
ठीक है। जो ये हड्डी होती है, अपर जॉ वाली हड्डी को बोल देते हैं मैक्सिला, नीचे लोअर जॉ जो हड्डी बनाते हैं इसको बोल देते हैं मैंडिबल। ये मैंने कॉकरोच में बताया था, बिकॉज कॉकरोच में भी मैक्सिला और मैंडिबल होता है, ठीक है। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी। तो 3 पार्ट्स हो गए, ये नेक हो गया, एक राउंड हो गया, ये रूट हो गया। तो मतलब ये जो पार्ट है ये सॉकेट है, और ये ऊपर का ये जो पूरा ये है दांत। दांत के नीचे ओपनिंग्स होती हैं, इनको हम बोल देते हैं एपिकल फोरामेन। एपिकल मतलब किसी भी चीज की टिप, अंदर से अगर मैं देखूं तो ये इसकी टिप है, इसको बोल देते हैं एपिकल। फोरामेन मतलब गड्ढा, फोरामेन मतलब छेद। तो एपिकल फोरामेन वो पार्ट है टीथ का जहां से रूट्स, जो ये रूट वाला पार्ट है दांत का, वो ओपन होता है। तो रूट ओपनिंग्स को हम बोल देते हैं एपिकल फोरामेन, और इससे दांतों के अंदर नसें जाती हैं। और नसें दांतों के अंदर क्यों चाहिए होती है? ये तो सेंसिटिविटी है ना, ये जब दांत टूटने पे खून निकलता है ना, ये इसी वजह से निकलता है, बिकॉज दांतों के अंदर नसें होती हैं, और वो नसें दांतों के अंदर एंटर करती है एक छेद से, इस छेद को बोल देते हैं एपिकल फोरामेन। ये क्या है? ये नसें हैं, ये नसें टीथ के अंदर, ये टूथ के अंदर जा रही हैं। ये हो गई नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। नसें भी होती हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर खून होता है, और नसें हमें रिस्पॉन्स या स्टिमुलेट, मतलब सिग्नल्स की भाषा अगर हम बोले कि सिग्नल्स जो होते हैं, जो रिस्पॉन्स के सिग्नल्स होते हैं, या कोई फीलिंग करना होता है, वो सारी नसें करती हैं। और खून का सप्लाई, नरिशमेंट के लिए ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। अब जो टीथ का पार्ट है ये वाला आप भूल जाओ, अब टीथ के 3 पार्ट्स और होते हैं, ठीक है, इनको भूल जाओ। क्राउन का पार्ट या फिर टीथ का सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसको बोल देते हैं इनेमल, ठीक है। क्या बोल देते हैं? इनेमल। ये जो इनेमल होता है ये एमिलियोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं। कौन से सेल्स? एमिलियोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं। और इनेमल इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस इन द बॉडी। हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस कौन सा हमारी बॉडी में? इनेमल। और ये इनेमल इसके टीथ के मतलब हमारे दांतों की ऊपर की परत होती है, सफेद सफेद सी, शाइनी शाइनी सी, जिससे हमारे दांत बड़े ही शाइनी दिखते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम शाइन करना नहीं होता, दांतों को शाइन करवाना नहीं होता है। इनका काम होता है कि इसके ऊपर खाने का मैस्टिकेशन हो सके, खाने को चबाने के लिए, खाने को ग्राइंड करने के लिए इनका काम होता है, ठीक है। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी क्या है? इनेमल। ये जो है ये नॉन लिविंग होता है, कैल्शियम सॉल्ट से बना हुआ है। किसके सॉल्ट से? कैल्शियम। कैल्शियम के सॉल्ट से बना हुआ है इनेमल भी और डेंटाइन भी, ठीक है। तो कैल्शियम सॉल्ट से बना हुआ है और नॉन लिविंग है, और कैसा कलर का होता है? व्हाइट। नॉन लिविंग मतलब इसके अंदर नसें नहीं होती है, तो नसें सिर्फ अंदर की साइड ही होती है, वो भी बताऊंगा। बाहर सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग टूथ की होती है इनेमल, हार्डेस्ट होती है, व्हाइट होती है, नॉन लिविंग होती है, कैल्शियम सब्सटेंस से बनी होती है। और कौन से सेल सिक्रीट करते हैं इसको? एमिलियोब्लास्ट सेल्स। इनेमल के अंदर एक ऐसी सी लेयर होती है, ऐसी जो ब्लूइश ग्रीनिश कलर से दिखाई गई है, इसको बोल देते हैं डेंटाइन। डेंटाइन जो है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं। कौन से सेल्स इस लेयर को सिक्रीट करते हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। और ये दांत का प्रॉपर वाला रीजन होता है, ठीक है, डेंटाइन। तभी दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोला तो वो ये डेंटाइन से ही आया, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। और डेंटाइन के अंदर मतलब टूथ की सबसे अंदर वाली लेयर, अंदरूनी लेयर, इसको हम बोल देते हैं पल्प। पल्प कैविटी। दांतों में 3 लेयर्स होती हैं, इनेमल सबसे बाहर वाली, फिर डेंटाइन और फिर पल्प कैविटी। इन तीनों में से पल्प कैविटी एकमात्र ऐसी लेयर है जो कि लिविंग होती है। और पल्प कैविटी को लिविंग कौन बनाता है? उसके अंदर पाई जाने वाली नसें और ब्लड वेसल्स। मतलब ये जो नसें और ब्लड वेसल्स एपिकल फोरामेन से आ रही है ना, ये ही पल्प कैविटी के अंदर ही होती है, ना ये डेंटाइन में होती है, ना ये इनेमल में। ये सिर्फ पल्प कैविटी, ये पल्प कैविटी है, ये पूरी पल्प कैविटी है, इसी के अंदर ही होती है, बस ये नसें बाहर नहीं होती है, ठीक है। ये है गम्स, ये है इनेमल, ये है डेंटाइन, ये है पल्प कैविटी, और इसके अंदर ये है नसें, ये है एपिकल फोरामेन, ये है नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। जो दांत है और जो कैविटी है, दांत और कैविटी को चिपकाने के लिए सीमेंट, जैसे 2 ब्रिक्स को, 2 ईंटों को चिपकाने के लिए सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही दांत और उसको कैविटी में चिपकाने के लिए एक सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इस लेयर को हम कहते हैं सीमेंटम। मतलब दांत की बाहर की लेयर और ये सॉकेट के लेयर के बीच में एक सीमेंट जैसा प्रेजेंट होता है कुछ, इसको हम बोल देते हैं सीमेंटम। सीमेंटम लेयर ये सॉकेट को ज्वाइन करवाता है टूथ से। ये पूरा वही है सीमेंटम, ठीक है। ये सॉकेट को और टूथ को एक दूसरे से ज्वाइन करवाता है ताकि दांत हिले ना। कौन? सीमेंटम। तो आपको ये सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। एनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, कैल्शियम सॉल्ट से बना हुआ है, नॉन लिविंग होता है, व्हाइट होता है, एमिलियोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं। एनामल के बाहर होता है डेंटाइन, ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं। ये दोनों पार्ट है क्राउन का ही, ठीक है। फिर थोड़ा सा पल्प कैविटी होता है क्राउन में, वो लिविंग पार्ट होता है बिकॉज उसके
उसके अंदर नर्व एंड ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि टीथ को एंटर करते हैं छेद के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं एपिकल फोरामेन। और ये जो टूथ है ये सॉकेट से ज्वाइन होता है विद द हेल्प ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड सीमेंटम। और ये टीथ के ऊपर, यहाँ पर ऊपर एक गम भी प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड, मतलब पूरी साइड पे गम्स प्रेजेंट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट, विजिबल पार्ट ऑफ टीथ होता है क्राउन, बीच वाला नेक, और सबसे अंदर वाला जो हमें दिखता नहीं है वो होता है रूट। ये हो गए पार्ट्स ऑफ टीथ। ये हमने पहले ये हमने बचपन में भी बहुत बारी पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ऊपर वाली बोन मैक्सिला, नीचे वाली बोन मैंडिबल, ठीक है। यही मैक्सिला और मैंडिबल में ही ये सारे वो होते हैं, ठीक है। ये जो सॉकेट्स है ये मैक्सिला और मैंडिबल में ही बने होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीथ की। हमारी बॉडी में या किसी में भी 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसाइजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर्स का एक जॉ में, मतलब अगर मैं सिर्फ मैक्सिला या सिर्फ मैंडिबल की बात करूं तो अपर जॉ में इंसीजर्स होते हैं 4, जो सामने के 4 दांत चमकते हैं उनको बोलते हैं हम इंसीजर्स। वो कुछ ऐसे ऐसे दिखते हैं और उनका काम होता है कटिंग ऑफ फूड। मतलब अगर किसी को खाना कट करना है, ऐसे छील के खींचना है पत्ती वगैरह को, तो फॉर इट इंसीजर्स आर रिक्वायर्ड। इंसीजर्स का काम होता है खाने को कट करना। नेक्स्ट होते हैं केनाइन्स, इंसीजर की एक इधर और एक इधर, मतलब 2 इधर, मतलब एक इधर एक इधर, 2 होते हैं केनाइन्स, एक इधर एक इधर। 4 इंसीजर सामने, एक केनाइन इधर एक केनाइन इधर, ठीक है। केनाइन थोड़ा सा ऐसे लंबा सा होता है और इसका काम होता है टीयरिंग। ये पकड़ के खींच देता है, खाने को चीप फाड़ कर देता है, टीयर करता है खाने को, ठीक है। तो केनाइन का काम होता है टीयरिंग, इंसीजर्स का काम होता है कटिंग। फिर होते हैं प्रीमोलर्स, फिर 2 प्रीमोलर्स इधर 2 इधर, टोटल कितने एक जॉ में 4 प्रीमोलर्स। 4 प्रीमोलर्स होते हैं और फिर 3 इधर मोलर, 3 इधर मोलर, टोटल 6 मोलर्स एक जॉ में होते हैं, ठीक है। और इनका काम होता है, प्रीमोलर और मोलर दोनों का काम होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड, खाने को चबाना, मिक्सी की तरह ऐसे ऐसे ग्राइंड करना। प्रीमोलर थोड़ा सा ऐसे दिखता है और मोलर तो पूरा ही आपने देखा होगा काफी बड़ा सा टूथ होता है और इस तरीके से हमें दिखता है। तो 4 इंसीजर्स होते हैं एक जॉ में, 2 केनाइन्स होते हैं और 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 6 मोलर्स होते हैं। इंसीजर्स का काम होता है कटिंग, केनाइन्स का काम होता है टीयरिंग, प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। और इन चारों के फिगर्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो थोड़े से इंपॉर्टेंट भी हैं। किसी किसी की बॉडी में, किसी किसी के जॉ में एक्स्ट्रा दांत भी आ जाते हैं, मेरे भी हैं, इसको हम बोलते हैं विजडम टूथ, हिंदी में इसको बोलते हैं अकल दाढ़। तो कभी कभी किसी को एक्स्ट्रा दांत भी आ जाते हैं एंड में, इनको बोलते हैं विजडम टीथ, मतलब अकल दाढ़, ठीक है। इनका कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता, बस किसी किसी में ऐसे ही निकल जाते हैं, इनको हम बोलते हैं विजडम टीथ। अब चलते हैं डेंटल फॉर्मूला में, और इसमें हम थोड़ी सी कुछ और भी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की। तो अगर मैंने ये नंबर्स निकाले हैं तो अपर जॉ में आगे 4 इंसीजर्स होते हैं, ठीक है। ये हो गए 4 इंसीजर्स, एक केनाइन होता है, 2 इधर और 2 इधर, 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 3 मोलर्स होते हैं, ठीक है। अब इनमें से ये जो 4 इंसीजर्स हैं ये जो हैं ये मिल्क है, मतलब ये 2 बारी आते हैं। ये जो एक केनाइन है ये भी मिल्क है, ये भी मिल्क है, ये भी 2 बारी आते हैं, ये भी मिल्क है, ठीक है। पर ये जो 2 प्रीमोलर्स हैं ये परमानेंट होते हैं, ठीक है, परमानेंट होते हैं। और बाकी ये जो 2 मोलर्स होते हैं, होते 3 हैं, पर ये 2 मोलर्स इनमें से वो होते हैं मिल्क और एक होता है परमानेंट। इसका मतलब ह्यूमन बॉडी में डायफाइकोडॉन तो देखने को मिलता है, ये साथ में मोनोफाइकोडॉन भी देखने को मिलते हैं टीथ। मोनोफाइकोडॉन मतलब लाइफ में सिर्फ एक ही बारी टीथ आ रहे हैं। तो मोनोफाइकोडॉन कौन से टीथ हो गए? प्रीमोलर्स हो गए एंड एक मोलर, ठीक है, लास्ट मोलर, सबसे आखिर वाला मोलर भी सिर्फ एक ही बार आता है लाइफ में, तो लास्ट मोलर इज ऑल्सो मोनोफाइकोडॉन्ट, ठीक है। इसके अलावा डेंटल फॉर्मूला के लिए हम बस इतनी ही चीज पढ़ते हैं, मतलब अभी हमने ये पूरे का पढ़ा, ठीक है। अब इसका भी हाफ कर दो, मतलब इतने को पढ़ो, तो इससे हम बनाते हैं डाइफाइकोडॉन। क्योंकि इंसानों में दांत 2 बारी आते हैं तो हमारे पास 2 फॉर्मूलाज अलग अलग निकलते हैं, मिल्क टीथ का और एडल्ट का। एडल्ट को हम डेसिडियस भी बोल देते हैं, ठीक है, परमानेंट को हम डेसिडियस भी बोल देते हैं। एडल्ट में दांत सारे होते हैं, मिल्क में थोड़े से दांत नहीं होते। तो मिल्क में पहले आप बात करेंगे, अगर मिल्क का डेंटल फॉर्मूला निकालें तो इधर से ही बस हाफ वाले जॉ का लिखेंगे। इंसीजर्स 2 होते हैं, 2 प्रीमोलर कैनाइन्स एक होता है तो 1, प्रीमोलर एक भी नहीं होता 0, और मोलर 2 होते हैं, लास्ट वाला नहीं होता तो 2, ठीक है। तो 2102 अपॉन 2102 ये हो जाता है मिल्क टीथ का फॉर्मूला। अगर हम इन सबको ऐड कर दें 2 3 4 5, ठीक है, 5 अब इंटू 2 कर देंगे तो मतलब ये पूरे जॉ, तो मतलब अपर जॉ में कितने टीथ होते हैं बचपन में? 10, लोअर जॉ में कितने होते हैं टीथ? 10,
टोटल टीथ कितने हो गए 20, ठीक है, टोटल टीथ हो गए 20। नेक्स्ट चलेंगे एडल्ट में, यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, 2 इंसीजर्स, 2 1 2 3 बन जाता है, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। याद रखिए हम आधे जॉ की बात कर रहे हैं, अगर पूरे जॉ की बात करते तो यहाँ 4 आता, 4 2 मतलब यही वाले आ रहे थे 4 2 4 6, पर अभी यहाँ आ रहा है 2 1 2 3, मतलब हम हाफ जॉ की बात कर रहे हैं, अपॉन 2 1 2 3, इन सबको आप ऐड कर दो, 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8, तो 8 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16, मतलब 16 टीथ अपर जॉ में है, 16 टीथ लोअर जॉ में है, इसका मतलब 16 प्लस 16 इज 32 टीथ टोटल होते हैं एडल्ट में, और इसमें होते हैं मिल्क टीथ वाले बेबी में होते हैं 20, ठीक है। तो आपको मोनोफाइकोडॉन भी क्लियर हो गया, प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर होता है, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक स्पेसिफिक केस की तरफ चलते हैं जिसको हम बोल देते हैं रैबिट। रैबिट में क्या होता है, रैबिट एक हर्बीवोर है तो उसमें कैनाइन्स नहीं होते, मतलब उसको टियरिंग टीथ किसको चाहिए होते हैं, जानवरों को, कार्निवोर्स को, पर ये तो प्रॉपर हट्टा कट्टा हर्बीवोर होता है, इसको मीट को नहीं खाना होता है, इसको स्किन नहीं छीलनी होती है, टियरिंग नहीं करनी होती, तो कैनाइन्स रैबिट में नहीं होते। तो रैबिट का फॉर्मूला होता है 2033, ऊपर भी अलग होते हैं और नीचे भी अलग होते हैं, 1023, मतलब 2 इंसीजर्स, मतलब टोटल 4 इंसीजर्स होते हैं, एक भी केनाइन नहीं होता है, और 3 प्रीमोलर्स होते हैं, 3 प्रीमोलर्स इधर 3 इधर, मतलब 6, हमारे में 4 होते हैं उसमें 6 प्रीमोलर्स होते हैं, और 6 ही मोलर्स होते हैं। तो हमसे एक मतलब हमसे 2 केनाइन एक जॉ में कम है उसका, और प्रीमोलर एक जॉ में हमसे 2 ज्यादा है उसके पास, ठीक है, और नीचे भी अलग होता है। तो ये फॉर्मूला है, इससे हमें पता चलता है कि रैबिट के दांतों का स्ट्रक्चर कितना टेढ़ा मेढ़ा है। अच्छा, अब इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि इंसीजर्स यहां पर है, सपोज ये 2, ये 4 हो गए इंसीजर्स, ठीक है, यहाँ केनाइन्स नहीं है, तो क्या रैबिट के इंसीजर्स के साथ प्रीमोलर्स होते हैं? नहीं, रैबिट के यहां पर एक एम्प्टी स्पेस होती है, उसके बाद प्रीमोलर्स होते हैं, फिर मोलर होते हैं। तो रैबिट की ये एम्प्टी स्पेस को हम बोल देते हैं, टर्म होता है, इसको हम बोल देते हैं डायस्टिमा, ठीक है। ये वो वॉइड होते हैं, वॉइड्स या स्पेसेस या स्पेस प्रेजेंट बिटवीन इंसीजर्स एंड प्रीमोलर्स इन रैबिट, क्योंकि उसमें केनाइन्स क्या है, एब्सेंट है, ना ऊपर होते हैं केनाइन्स ना नीचे होते हैं। तो कभी कभी एग्जामिनेशंस में नीट वगैरह की रैबिट का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो वो होता है 2033 अपॉन 1023, और रैबिट के इंसीजर्स और प्रीमोलर्स के बीच में डायस्टिमा होता है, मतलब स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। इसी के साथ हमारा बकल कैविटी का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मेरे यहां पर आपको पढ़ाने में एक स्पेशल चीज ये है कि मैं आपको बकल कैविटी में पहले सिलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा, और उसके बाद डाइजेशन भी साथ में पढ़ा दूंगा कि खाना बकल कैविटी में आता तो क्या आता है। लास्ट में फिर से बकल कैविटी को नहीं पढ़ाते हुए अभी ही बता दूंगा कि खाना बकल कैविटी में आया तो क्या हुआ। तो एक एक ऑर्गन के साथ साथ हम उनके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन सब पढ़ेंगे, ताकि बाद में हमें ये फिर से ना पढ़ना पड़े, ठीक है। सो दैट इज स्पेशल, एंड इसकी वजह से आपके नोट्स बड़े ही क्रिस्प प्रिसाइज बनेंगे, और आपको लर्न करने में भी बड़ी ही मजा आएगा कि जब आप बकल कैविटी पढ़ रहे हो तो सारा कुछ इकट्ठे पढ़ लिया बकल कैविटी का, फिर ईसोफेगस का, फिर सब कुछ एक साथ ही पढ़ लिया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं ग्लैंड्स पे, सिलाइवरी ग्लैंड्स। अब हम बात करेंगे बकल कैविटी में पाए जाने वाले एक ग्लैंड की। एक्चुअली ये एक ग्लैंड नहीं है, ये पेयर ऑफ 3 ग्लैंड्स हैं, पेयर ऑफ 3 ग्लैंड्स, पर ये सिक्रीट सिलाइवा करते हैं साथ में, मिक्सचर ऑफ सर्टेन थिंग्स, उसको हम बोलते हैं सिलाइवा। एंड ये सिलाइवा, ये 3 ग्लैंड्स बनाते हैं, पेयर ऑफ ग्लैंड्स, तो इसीलिए हम बोल देते हैं सिलाइवा बनाने वाले सिलाइवरी ग्लैंड्स। तो सिलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो 3 पेयर होते हैं, और सिलाइवरी ग्लैंड्स बनाते हैं सिलाइवा। सिलाइवा पहले देख लेते हैं कि क्या होता है, और फिर हम इनके बारे में बात करेंगे। सिलाइवा एक्चुअली क्या होता है, सिलाइवा हमारे मुंह में जो पानी आना होता है ना, कि हमारे मुंह में पानी आ रहा है, सो दैट पानी, दैट मुंह का सिक्रीशन, इट इज नोन एज सिलाइवा। ये सिलाइवा में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी फटाफट से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला होता है उसमें वाटर। सिलाइवा में पाया जाने वाला मैक्सिमम अमाउंट में होता है वाटर, मतलब सिलाइवा सबसे ज्यादा अमाउंट में बना होता है वाटर से। सबसे ज्यादा सिलाइवा में क्या होता है, वाटर। फिर होती है एंजाइम्स। अब पानी का काम तो कुछ नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, है ना, मतलब डाइजेशन में यहां पर, अब डाइजेशन करवाने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करवाने के लिए सिलाइवा में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स।
ऐसी एक एंजाइम का नाम है टाइलिन या फिर सिलाइवरी अमाइलेज। सिलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम है टाइलिन, ठीक है। और टाइलिन या सिलाइवरी अमाइलेज क्या है? एक डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब ये डाइजेशन करवाती है, मतलब ये डाइजेशन करवाती है। बात करेंगे सिलाइवा। सिलाइवा में पानी है, एंजाइम्स है जैसे टाइलिन या सिलाइवरी अमाइलेज, उसके साथ सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ कैल्शियम आयंस, कुछ मैग्नीशियम आयंस, और इसके साथ लाइजोजाइम होती है। हमें कहा जाता है कि कहीं पर चोट लग गई तो सिलाइवा लगा लो, बिकॉज सिलाइवा हैज लाइजोजाइम। और ये जो लाइजोजाइम होता है ना, ये बैक्टीरियोसिडल होता है। बैक्टीरियोसिडल मतलब ये बैक्टीरिया को मार गिराता है, एंटीबायोटिक होता है, नेचुरल एंटीबायोटिक लाइजोजाइम होता है, और ये हमारे सिलाइवा में होता है। और इसके साथ साथ म्यूकस या म्यूसिन, म्यूकस भी होता है, म्यूकस को हम म्यूसिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिलाइवा एक तरीके से मिक्सचर है इन सारी चीजों का, और इन सारी चीजों में सब डाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं। पर डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि सिलाइवा में होती है, टाइलिन या फिर सिलाइवरी अमाइलेज। ये दोनों एक ही के ही नाम है, ठीक है। सिलाइवरी अमाइलेज बोलो या टाइलिन बोलो, ठीक है। ये डाइजेशन करवाती है। सिलाइवा की जो पीएच होती है दैट इज 6.8। कितनी? 6.8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मतलब 2 के टेबल में ही 6 और 8 आने वाले, आप ऐसे याद रखेंगे इसको। तो पीएच ऑफ सिलाइवा इज 6.8, और एक दिन में सिलाइवा 1.5 लीटर सिक्रीट करा जाता है इन ग्लैंड्स के थ्रू। तो 1.5 लीटर ऑफ सिलाइवा एक दिन में सिक्रीट करा जाता है। अब ये जो सिलाइवा है ना, ये सिलाइवरी ग्लैंड बनाता है, और हमारे मुंह में, हमारे बकल कैविटी में 3 सिलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो बहुत सारी कंपोनेंट सिक्रीट करते हैं, जो मिल के सिलाइवा हम बोल देते हैं। सबसे पहले होता है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि लार्जेस्ट है, फिर सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड सबसे स्मॉलेस्ट होता है। सब पैरोटिड ग्लैंड जो है वो ईयर लोब के बिलो है। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, इनकी लोकेशन याद रखनी है, और इनकी डक्ट्स याद रखनी है, और इनकी डक्ट्स कहां खुल रही हैं वो याद रखना है। पैरोटिड ग्लैंड कहां पर है? बिलो द ईयर लोब। ये ईयर लोब है, इसके नीचे यहां पर पैरोटिड ग्लैंड होता है, जो कि सिलाइवा के कुछ कंपोनेंट्स बनाता है। सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी। ये मैंडिबुलर और मैक्सिलरी तो मुझे सुना सुना लग रहा है, अरे हाँ ये तो जॉ बोन्स है, मतलब ये जॉ बोन के पास ही होता है, ठीक है। सब मतलब नीचे, जॉ बोन के नीचे होता है, तो एट जॉ बोल सकते हो आप। और सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब होता है टंग, फ्रीनिलम लिंगुआ, है ना, पढ़ाया था ना, तो बिलो टंग हो गया। पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट, अभी जो डक्ट है, ये जो ग्लैंड है, इनके मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये बस ग्लैंड है, ये हार्मोन, ये कुछ अपना सिक्रीशन कर रहे हैं, और सिक्रीशन करके बस वहीं जहां पर प्रेजेंट, जैसे ईयर लोब के नीचे, तो यही सिक्रीशन निकाल दे रहा है। नहीं, इस ग्लैंड को आप मान लो पानी की टंकी, और इससे अटैच है एक पाइप, और वॉशिंग मशीन है हमारा मुंह। तो पाइप क्या करता है? पानी को टंकी से लेकर वॉशिंग मशीन तक ले जाता है। मतलब इसको मतलब जो एक पाइप इन्वॉल्व होता है, जिसको हम बोलते हैं डक्ट, जो कि ग्लैंड यानी कि टंकी जहां से पानी आता है, या ग्लैंड जहां से सिक्रीशन आ रहा है, वो पाइप के थ्रू सिक्रीशंस को वॉशिंग मशीन, जो कि हमारा मुंह है यहां पर, वो वहां तक लेके आता है। तो यहां पर अगर पैरोटिड ग्लैंड टंकी है, तो पाइप जो है उसका नाम होता है स्टेनसन्स डक्ट। उस पाइप का नाम क्या है? स्टेनसन्स डक्ट। इन पाइप्स को हम बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट, जो कि पैरोटिड ग्लैंड का पाइप है। और ये खुलता कहां है? इसकी वॉशिंग मशीन की ओपनिंग है सेकंड मोलर में। जो हमारा सेकंड मोलर होता है वहां पर आके ये खुल जाता है, और यहां से ये एंजाइम छोड़ देता है। तो मेरे साथ बोलो, पैरोटिड ग्लैंड का स्टेनसन्स डक्ट होता है पाइप, और ये सेकंड मोलर पर आके खुल जाता है बकल कैविटी में। फिर सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड है, उसके पाइप का नाम, ये सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबल, सब मैक्सिलरी इधर है, इसके पाइप का नाम होता है वॉटन्स डक्ट, ठीक है। वॉटन डक्ट क्या करता है? सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी ग्लैंड से एंजाइम को लेकर आता है। कौन सा डक्ट? वॉटन्स डक्ट। और ये खुलता है बिलो द टंग, बिहाइंड द लोअर इंसिजर्स। जो ये नीचे के दांत हैं उनके पीछे की साइड खुल जाते हैं, तभी नीचे के दांत में ज्यादा, नीचे के दांत के पीछे पीछे थोड़ा सा लिक्विड जैसा कुछ होता है, क्योंकि वहां पर खुलती है वॉटन्स डक्ट, जो कि एंजाइम्स को लेकर आती है सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी ग्लैंड से, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड है सब लिंगुअल, जो कि टंग के नीचे है, और ये इसमें एक बात, छोटी सी डक्ट होती है, बिकॉज ये छोटा सा ग्लैंड है, इसकी छोटी सी डक्ट है, वो जरा सा आगे निकलता है पाइप, और वहीं पर ही खुल जाता है, मतलब ये टंग के नीचे और टंग के नीचे खुल जाता है। बार्थोलिन्स डक्ट
हम बोलते हैं या हम इसको डक्ट ऑफ रेविनस भी बोलते हैं। यस, डक्ट ऑफ रेविनस भी बोलते हैं। तो बार्थलिन्स डक्ट, बार्थलिन कहीं और भी आएगा बायो में, अभी वो आगे आप पढ़ोगे 12th में आता है, डक्ट ऑफ रेविनस। तो बार्थलिन्स डक्ट या डक्ट ऑफ रेविनस आपको याद रखना है, जो कि सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे एक ग्लैंड होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड, उसका जो पाइप होता है, डक्ट होता है, वो होता है डक्ट, बार्थलिन्स डक्ट या डक्ट ऑफ रेविनस, और वो टंग के नीचे ही आके खुल जाता है। तो ये अपना सिक्रीशन कहां खोलता है? बिलो द टंग। ये भी बिलो द टंग है, ये थोड़ा सा इंसीजर्स के पास है, नीचे वाले जो आगे के दांत हैं उनके थोड़ा सा पीछे, और ये बिलो द टंग ही खुल जाता है। और ये कहां खुलता है? सेकंड मोलर के पास। इसकी डक्ट है स्टेनसन्स डक्ट, इसकी वॉटन्स डक्ट, इसकी बार्थलिन्स डक्ट या डक्ट ऑफ रेविनस। और सबसे छोटा सबलिंगुअल, सबसे बड़ा पैरोटिड। कितने पेयर है? 3 है, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबल और सबलिंगुअल। तो ये तीनों मिलके सिक्रीशंस कुछ करते हैं, और ये एंड में जो भी एक लिक्विड हमारे मुंह में मिलता है उसको हम बोल देते हैं सलाइवा, जिसकी पीएच क्या होती है? 2 का टेबल याद कर लो, 6.8 पीएच। ठीक है, तो अब हमें ये क्लियर हो गया, और यहीं पर ही ये खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन। अब ये जो सलाइवा है, ये इसमें एंजाइम्स है, टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज। ये खाने को, जो हमारा खाना मुंह में आता है, तो टीथ उसको ग्राइंड करेंगे, है ना, टीयर करेंगे, ग्राइंड करेंगे, उसके बाद मुंह में ही खाने का डाइजेशन शुरू होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड कहां स्टार्ट होता है? माउथ में, बकल कैविटी में। तो हम अब पहले यहां पर पढ़ेंगे डाइजेशन इन बकल कैविटी, और फिर हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन भी बकल कैविटी में। मैं एक साथ ही सारा पढ़ा दूंगा, और फिर आगे 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 चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए डाइजेशन पे। अब हमने स्ट्रक्चर्स में क्या क्या पढ़ लिया? हमने पैलेट पढ़ लिया, वी हैव रेड अबाउट टंग, वी हैव रेड अबाउट टीथ, we have read about the salivary glands, the accessory glands which are present in the buccal cavity. Now the next part which we are going to focus, जो NCERT में अलग से डाइजेशन दे रखा है, फिर अलग से एब्जॉर्प्शन दे रखा है, वो मैंने बिल्कुल कंबाइन करके एक ही साथ कर दिया है कि अगर मैं खाना खा रहा हूं तो इन स्ट्रक्चर्स का क्या रोल है, और डाइजेशन कैसे करेंगे, और एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। सो डाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले ये जान लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, बड़े स्ट्रक्चर्स को सबसे सिंपलेस्ट यूनिट्स में तोड़ने का प्रोसेस डाइजेशन होता है। और डाइजेशन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को छोटे स्ट्रक्चर्स में तोड़ने का होता है, ताकि ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। टिश्यूज को खाना चाहिए फॉर एनर्जी, एंड उसको खाना एब्जॉर्ब करने से ही मिलेगा, और ये एब्जॉर्ब बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो जब हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को सिंपल बना देते हैं तोड़ के, ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। सो डाइजेशन 2 पार्ट्स का होता है। डाइजेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज द मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकंड इज द केमिकल डाइजेशन। अगर इस ब्रेकडाउन में सिर्फ मशीनें चल रही हैं, फॉर एन एग्जाम्पल टीथ जो है, तो टीथ क्या करता है? खाना को मैस्टिकेट करता है, तोड़ता है। सो दैट काइंड ऑफ अ डाइजेशन इज कॉल्ड द मैकेनिकल डाइजेशन। बट अगर कोई केमिकल इन्वॉल्व होता है कि इसमें केमिकल डाल दिया जा रहा है खाने पे, तो वो टूट रहा है, सो दैट इज द केमिकल डाइजेशन। अगर मैं बकल कैविटी की बात करूं, तो बकल कैविटी में मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है क्योंकि हमारे पास टीथ है, और केमिकल डाइजेशन भी होता है क्योंकि उसके अंदर सिलाइवा भी है, जिसके अंदर क्या थे? सिलाइवरी ग्लैंड्स थे। सिलाइवा था, सिलाइवा के अंदर सिलाइवरी एंजाइम्स थे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, जिसका नाम था टाइलिन या सिलाइवरी अमाइलेज। तो इसकी वजह से केमिकल डाइजेशन भी होता है। तो बकल कैविटी में दोनों टाइप के डाइजेशन देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है? स्टार्च, अगर जो बकल कैविटी है उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है, सो ओनली कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन देखने को मिलता है बकल कैविटी में। इसका मतलब प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स बकल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो भी प्रॉपरली, कंप्लीटली नहीं होते, वो भी पार्शियल डाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब बहुत बड़े से थोड़ा सा छोटा मिलता है। बिल्कुल पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड्स नहीं बनते, पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड्स बन जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमने फूड खाया, उसमें स्टार्च था, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, बड़ा होता है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, तो अगर मुंह में जाता है तो मैकेनिकल डाइजेशन करवाते हैं टीथ, एंड केमिकल डाइजेशन के लिए स्टार्च जैसे ही माउथ में जाता है तो फूड के अंदर रिलीज हो जाता है सिलाइवा बाय सिलाइवरी ग्लैंड्स। 3 सिलाइवरी ग्लैंड्स जो सिलाइवा रिलीज करते हैं, उसमें एक सिलाइवरी डाइजेस्टिव एंजाइम होती है जिसका नाम होता है टाइलिन या सिलाइवरी अमाइलेज। सिलाइवा एक ऑप्टिमल पीएच पे काम करता है जो कि होती है 6.8, जो कि सिलाइवा की खुद की पीएच है, और साथ में सिलाइवा में सॉल्ट्स भी होते हैं जो कि पहले बताया था। तो दीज सॉल्ट्स
तो क्लोरीन की प्रेजेंस में ही स्टार्च माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सटिन में ब्रेक डाउन हो जाता है. सो माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सटिन, दीज आर दी डाइसेक्राइड्स. इसका मतलब पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड में टूट गया with the help of ptyalin, salivary amylase, chlorine ions and in the optimal pH of 6.8. slightly acidic होती है. 7 न्यूट्रल pH होती है, उससे थोड़ी सी छोटी हो गई तो एसिडिक हो जाएगी. तो ये स्लाइटली एसिडिक pH में स्टार्च, माल्टोज, एनसीईआरटी में सिर्फ माल्टोज ही है, पर माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रिन्स में एक्चुअली टूटता है डाइसेक्राइड्स. तो पॉलीसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब हम सबको पता है कि खाना मुंह के अंदर बहुत ज्यादा देर के लिए रहता नहीं है ना. तो अगर खाना मुंह के अंदर ज्यादा रहता नहीं है तो ये स्टार्च का डाइजेशन जो होता है वो मुंह वाला, ठीक है, बकल कैविटी वाला जो ये वाला है कि स्टार्च, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्सट्रिन में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला सिर्फ 3 to 4% ही माउथ में होता है और द रिमेनिंग 26 to 27%, मतलब ये 35 के अप्रोक्स ही होता है कार्बोहाइड्रेट. क्योंकि मैंने बताया था स्टार्च पूरा टूट के मोनोसेक्राइड्स नहीं बन रहे, अभी डाई बन रहे हैं. डाइसेक्राइड्स फिर टूटेंगे कहीं पर और मोनोसेक्राइड्स बनेंगे, तो वो मोनोसेक्राइड्स अभी नहीं बने हैं. तो पॉलीसेक्राइड से डाइसेक्राइड्स 3 to 4% तो माउथ में बनता है, और जब फूड में सलाइवा मिक्स हो जाता है फिर वो बकल कैविटी से ईसोफेगस में जाता है, फूड पाइप में जाता है, थोड़ा बहुत वहां डाइजेशन होता है और थोड़ा बहुत स्टमक में भी हो जाता है. ठीक है, तो मतलब 26 to 27% ऑन दी वे टिल स्टमक, जब तक स्टमक में पहुंचता है थोड़ा सा स्टमक में भी होता है. तो ये स्टमक तक होता है जो इसकी वजह से हो रहा है, सिलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन की वजह से हो रहा है. आप समझने की कोशिश करिए. खाना हम ज्यादा देर तक, आप एक लोग कहते हैं कि खाना चबा चबा के खाओ. क्यों चबा चबा के खाओ? खाने को तोड़ने से इतना मतलब नहीं है जितना यहां पर हम कहना चाहते हैं कि यहां सिलाइवरी अमाइलेज खाने को ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा. ठीक है, अब आपको समझ में आया खाना क्यों चबा चबा के खाना चाहिए. अगर आप ऐसे निकल जाओगे तो जो उसका प्राइमरी डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का, जो मुंह में होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है, वो फिर स्टमक में जाते जाते इतना भी नहीं हो पाएगा. ठीक है, इसीलिए तो 3 to 4% ही माउथ में होता है, बाकी रेस्ट जो इसका ये वाला कन्वर्जन होता है ये ऑन दी वे टिल स्टमक में होता है. आपको ये चीज अब क्लियर हो गई है. अब एक बात और ध्यान रखेंगे, खाना अभी मैंने खाया, अगर मैंने रोटी खाई भिंडी की सब्जी के साथ सपोज, तो वो भिंडी की सब्जी और जो रोटी है वो मेरे मुंह के अंदर तक तो अभी तक तो खाना ही है, पर जब उसमें सिलाइवरी अमाइलेज मिल जाएगा, जब वो मैस्टिकेट हो जाएगी, जब वो ऐसे सॉफ्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो अब खाना कन्वर्ट हो गया है एक ऐसी चीज में जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बोलस. मतलब अब फूड नहीं है, अब फूड बोलस है, उसमें सिलाइवा मिक्स हो चुका है. खाने में जब सिलाइवा मिक्स हो जाता है और वो अंदर हम स्वॉलो कर लेते हैं, हम गटक जाते हैं, उसको हम बोल देते हैं बोलस. क्या बोल देते हैं? बोलस बोल देते हैं. अच्छा, एक बात और, अब वही मैंने बताया, तो सिर्फ हमारे बकल कैविटी में किसका डाइजेशन होता है? स्टार्च का डाइजेशन होता है. किसका डाइजेशन होता है? अरे स्टार्च का डाइजेशन होता है, प्रोटीन्स का नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड्स का नहीं होता, और क्या होता है? अरे हाँ, लिपिड्स का नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट्स का ही होता है सिर्फ, कि स्टार्च कन्वर्ट हो जाते हैं डाइसेक्राइड्स माल्टोज में. इतना क्लियर हुआ. अब ये हो गया डाइजेशन. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो ये डाइजेस्टेड खाना है इसका ब्लड तक जाना या लिम्फ तक जाना इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. के खाना ब्लड या लिम्फ में एब्जॉर्ब हो गया है, और वो ब्लड और लिम्फ क्या करेगा? खाने को बॉडी के सारे पार्ट्स में, टिश्यूज तक, सेल्स तक पहुंचाएगा, और वहां पर तो ये पहुंचाने की प्रक्रिया जो होती है ब्लड के थ्रू, खाने का ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होना और कहीं तक जाना, इसको हम बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन. इसको हम क्या बोल देते हैं? एब्जॉर्प्शन. जो एंड प्रोडक्ट है, यहां पर ये एंड प्रोडक्ट नहीं है, अभी डाइसेक्राइड्स फर्दर टूट सकते हैं, तो ये अभी मुंह में डाइजेस्ट नहीं होगा जब तक ये मोनोसेक्राइड्स में नहीं टूट जाता. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्लड और लिम्फ. जब हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बन जाता है तभी एब्जॉर्ब होता है, ब्लड या लिम्फ के थ्रू वो बॉडी में चले जाता है, एब्जॉर्ब हो गए. ठीक है, पैसिव एक्टिव, या तो एनर्जी की हेल्प से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, या वो सिंपली पैसिवली हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, या फैसिलिटेटिव होता है, वो मैं आगे बता दूंगा. सिर्फ अब अगर हम बकल कैविटी की बात करें तो इसमें कुछ भी डाइजेस्ट होने के लिए नहीं है, कुछ भी एब्जॉर्ब होने के लिए नहीं है. ठीक है, सॉरी, डाइजेस्ट बोल रहे हैं, कुछ भी एब्जॉर्ब होने के लिए नहीं है. तो बस एक ही चीज मुंह में एब्जॉर्ब हो सकती है, वो होती है कुछ ड्रग्स.
कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयां जो आप लेते हैं वो सीधा मुंह के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है। कैसे? जो म्यूकोसा होती है ना, म्यूकोसा लेयर एलिमेंट्री कैनल की पहले पढ़ाई थी, वो म्यूकोसा लेयर जो है माउथ की, उसमें ड्रग्स, सम ड्रग्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं म्यूकोसा लेयर की, और वो ब्लड या लिम्फ से पूरी बॉडी में चले जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कुछ ड्रग्स का हो जाता है, किसकी हेल्प से? म्यूकोसा की लेयर। कौन सी लेयर एलिमेंट्री कैनल की करती है? ये म्यूकोसा की लेयर। और ये टंग के बिलो भी, एक तो माउथ के अंदर हर जगह होती है, कहीं एलिमेंट्री कैनल में होती है माउथ की जगह, और टंग के नीचे भी होती है, और फिर ये ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है और पूरी बॉडी में फैला दी जाती है। ठीक है, तो हमारे माउथ में, हमारे बकल कैविटी में सिर्फ एक ही चीज का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, वो है कुछ चुनिंदा ड्रग्स का, जो कि मुंह में एब्जॉर्ब हो सकती हैं। अदरवाइज माउथ में किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसका तो कतई नहीं हो सकता, बिकॉज अभी ये डाइसेक्राइड है, अभी ये मोनो होगा, और वैसे भी माउथ के अंदर तो सिर्फ 3 to 4% ही होता है सलाइवा की वजह से, ये ईसोफेगस वगैरह में आगे चले जाता है। ठीक है, तो इसका तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो ये था एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एंड प्रोडक्ट का जो ये टूटा, तोड़ने के लिए प्रक्रिया होती है डाइजेशन, वो टूटा हुआ का ब्लड या लिम्फ में जाना होता है एब्जॉर्प्शन, और जब वो ब्लड या लिम्फ से टिश्यू में जाना, टिश्यू का उसको यूटिलाइज करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, जिसमें टिश्यू ब्लड से इनको ले लेते हैं और उनको यूटिलाइज कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। वो भी अभी यहां पर नहीं है। ठीक है, यहां पर बस इतना ही है बकल कैविटी में, और हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बकल कैविटी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं फेरिंग्स पे। किस पे? फेरिंग्स पे। चलिए, next which we are going to study is an area which is called as the pharynx. अभी हमने बकल कैविटी पढ़ा, so it was a specific area with a lot of organs, with a lot of structures we can say. उसमें टीथ था, उसमें पैलेट था, उसमें टंग था, उसमें क्या क्या नहीं था। पर अब हमारे पास एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं फैरिंग्स, और फैरिंग्स एक फनल शेप्ड एरिया होता है। कैसा शेप का होता है? फनल शेप का होता है। और फनल शेप का होने का इसका मतलब इसीलिए है बिकॉज दिस इज द कॉमन एरिया। ये वो एरिया है जो कि कॉमन पैसेज होता है, मतलब जहां पर वेंट पाइप और फूड पाइप, मतलब हवा वाली नली और खाने वाली नली दोनों खुलती हैं। तो इस कॉमन एरिया को हम बोलते हैं फेरिंग्स, और ये 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट इज द नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स वो फेरिंग्स का पार्ट होता है जहां पर हमारा नेजल चेंबर या इंटरनल नेयर्स, मतलब ये जो नोज वाला नली है, जो ये यहां से हम सांस ले रहे हैं अंदर, वो मुंह के यहां पर इस एरिया में जहां खुल रहा है, वो वाला एरिया। ठीक है, plus there is an external tube which is called the eustachian tube. हमारे ईयर में एक यूस्टेशियन ट्यूब होती है जो कि जो प्रेशर होता है उसको बैलेंस करती है, मतलब आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए कान और बकल कैविटी कनेक्ट होते हैं, या कान और फेरिंग्स कनेक्ट होते हैं। हमें लगता है मुंह से खुला है, पर नहीं, वो बकल कैविटी नहीं, फेरिंग्स में खुलता है। इसलिए कभी कभी खाना नोज में भी जा सकता है और कभी कभी खाना ईयर्स में भी जा सकता है, बिकॉज ईयर्स में भी एक जगह एक कैनल खुलता है हमारे फेरिंग्स में, जिसको हम बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि मैं आपको नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो 2 चीजें, एक तो यूस्टेशियन ट्यूब कहां से आती है? कानों से, मिडिल ईयर से आके ये यहां पर खुल जाती है, ये फनल है। ठीक है, दिस इज द फनल, ये फनल है। फनल में यहां पर खुल जाती है नेजल चेंबर और यूस्टेशियन ट्यूब। नेजल चेंबर और यूस्टेशियन ट्यूब का साथ में खुलना एक एरिया में, इसको हम बोल देते हैं नेजोफेरिंग्स। कौन सा एरिया हो गया फेरिंग्स का? नेजोफेरिंग्स। नेक्स्ट एरिया इज द ओरोफेरिंग्स, जहां पर फेरिंग्स का वो एरिया, अभी हमने सांस नली और कान नली की बात करी, अब हम मुंह वाले नली की बात करेंगे। हम नली नहीं, हम बात करेंगे बकल कैविटी की। जहां पर बकल कैविटी फेरिंग्स में खुलती है, उस एरिया को बोलते हैं हम ओरोफेरिंग्स। तो बकल कैविटी ओपन्स अप इनटू द ओरोफेरिंग्स। तो ये जो मुंह वाली कैविटी है, ये फेरिंग्स में खुलती है। ठीक है, अभी नोज वाली कैविटी भी खुली, कहां पर? नेजोफेरिंग्स बना रही है। जब मुंह वाली कैविटी फेरिंग्स में खुलती है तो उस रीजन को हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? और वो अमिताभ बच्चन की मूवी देखी होगी ना आपने, ओरो वाली, वो वाली ओरोफेरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट फेरिंग्स इज द लैरिंगोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं नेक्स्ट फेरिंग्स को? लैरिंगोफेरिंग्स। अब जो आगे है, हमारे यहां पर गर्दन में 2 पाइप्स होते हैं,
एक होता है खाने को ले जाने वाला अंदर और एक होता है हवा को ले जाने वाला। हवा को ले जाने वाला इज कॉल्ड दी विंड पाइप एंड खाने को ले जाने वाला इज कॉल्ड दी फूड पाइप, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, ईसोफेगस। तो विंड पाइप आगे होता है और फूड पाइप पीछे होता है, मतलब हियर इज द फूड पाइप एंड हियर इज द विंड पाइप। आगे वाली साइड विंड पाइप होता है, पीछे वाली साइड फूड पाइप होता है। खाना विंड पाइप में ना चले जाए, और इसके लिए जो विंड पाइप होता है उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोल देते हैं एपिग्लॉटिस। मैंने इसमें ग्लॉटिस लिख दिया है, आप उस फ्लैप को लिख देंगे एपिग्लॉटिस। और जो नीचे लिखा है फ्लैप टू क्लोज गुलेट, वो एक्चुअली फ्लैप नहीं होता है। गुलेट ओपनिंग होती है फूड पाइप की और ग्लॉटिस होती है ओपनिंग विंड पाइप की। मतलब ट्रैकिया की ओपनिंग हो गई ग्लॉटिस और गुलेट हो गई ओपनिंग ईसोफेगस की या फूड पाइप की। और खाना विंड पाइप में ना चले जाए इसके लिए ग्लॉटिस, जो कि विंड पाइप की ओपनिंग है, उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोल देते हैं एपिग्लॉटिस, मतलब ग्लॉटिस के ऊपर मिलने वाला एपिग्लॉटिस। तो आप प्लीज इसको चेंज कर लीजिएगा, ग्लॉटिस और गुलेट फ्लैप नहीं है, ग्लॉटिस और गुलेट ओपनिंग्स हैं। एपिग्लॉटिस एक फ्लैप है जो कि ग्लॉटिस के ऊपर होता है, ठीक है। अच्छा, याद कैसे रखना, तो गलेट को आप बुलेट की फॉर्म में याद रख लो। खाना बुलेट की फॉर्म में आता है, खाना किसकी फॉर्म में आता है, बुलेट की फॉर्म में आता है। एकदम से हम अंदर गटक जाते हैं बुलेट की फॉर्म में। तो बुलेट गलेट ऐसे आप याद रख लीजिएगा कि गलेट फूड पाइप वाला है, वरना कंफ्यूजन रहेगा कि गुलेट फूड पाइप वाला है या गुलेट विंड पाइप वाला है। अरे कौन सा बताओ? यस, गुलेट फूड पाइप की ओपनिंग है और ग्लॉटिस विंड पाइप की ओपनिंग है और ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस होता है जो उसको बंद करता है। गुलेट, ये भी सब कहां पर है, ये भी सब ट्रैकिया, ये भी सब फेरिंग्स में है। तो फेरिंग्स में ट्रैकिया भी है, मतलब विंड पाइप भी है। फेरिंग्स में ईसोफेगस की ओपनिंग भी है, जिसको हम फूड पाइप की ओपनिंग है ईसोफेगस की ओपनिंग कहते हैं। ये भी कहा है फेरिंग्स में, दोनों ओपनिंग फेरिंग्स में है। नेजोफेरिंग्स भी खुलता है, नेजोफेरिंग्स भी फेरिंग्स में खुलता है, ओरोफेरिंग्स भी होता है। और थर्ड वन इज द लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स वो पार्ट है जो ट्रैकिया के पास होता है, थोड़ा सा फेरिंग्स का वो पार्ट जो ट्रैकिया के पास होता है, इधर मतलब लैरिंग्स के पास होता है। ट्रैकिया के बाद विंड पाइप, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ट्रैकिया के बाद आता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स जहां से हमारी आवाज निकलती है, उस वॉइस बॉक्स को हम बोलते हैं लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के पास भी जो एरिया होता है वो भी फेरिंग्स में आता है, उसको हम बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये क्लियर हो गया। तो ये तीन पार्ट्स है फेरिंग्स के, क्लियर। तो फेरिंग्स इज द कॉमन ओपनिंग, ये कॉमन ओपनिंग है जहां पर विंड पाइप फूड पाइप खुलते हैं। यहां पर एपिग्लॉटिस या ग्लॉटिस होता है और गलेट होता है। यहां पर नेजोफेरिंग्स मतलब नेजल चेंबर और यूस्टेशियन ट्यूब, बकल कैविटी, ये सब भी खुलता है। अच्छा, अब नेजोफेरिंग्स में एक रिंग होती है जिसको हम बोल देते हैं टॉन्सिल रिंग या फिर वॉल्डर्स रिंग ऑफ टॉन्सिल्स, ठीक है। किसी किसी के इस रिंग में सेल्स बढ़ जाते हैं, हम कह देते हैं टॉन्सिल्स हो गए, ठीक है। तो वॉल्डर्स रिंग क्या होता है, बेसिकली ये टॉन्सिल रिंग है नेजोफेरिंग्स में। कौन से फेरिंग्स में? नेजोफेरिंग्स में। मतलब जहां पर ये नोज और यूस्टेशियन ट्यूब खुली है, वो वाली एक सराउंडिंग ऐसे गोला सा होगा ना, वो ऐसे गोले से में तो खुलेगी डक जैसे, जैसे पाइप खुलता है ना ऐसे। तो यहां पर नेजल और यूस्टेशियन ट्यूब खुलेगा। यहां पर एक वो होता है रिंग, इसको बोल देते हैं वॉल्डर्स रिंग ऑफ टॉन्सिल्स। और यहां पर कुछ सेल्स होते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं इसका फंक्शन क्या होता है। वॉल्डर्स रिंग में, वॉल्डर रिंग्स का बस ये फंक्शन होता है कि इसमें जो सेल्स है ना, पूरी रिंग के अक्रॉस सेल्स होते हैं, उनके सर्कमफेरेंस पे, मतलब उनके एजेस पे, उनके कोनों पे। और ये सेल्स लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, क्योंकि ये जो टॉन्सिल वाले सेल्स हैं ये लिम्फोइड टिश्यूज से बने हैं। किससे बने हैं? लिम्फोइड टिश्यूज से। और लिम्फोइड टिश्यूज का काम है लिम्फोसाइट्स बनाना। क्या बनाना? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का ये फंक्शन होता है कि हमारे में बॉडी में, मतलब कोई भी फॉरेन पैथोजन होता है जैसे वायरस, बैक्टीरिया, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, उनको मारते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो खाने में बहुत ज्यादा अमाउंट में ये हो सकते हैं ना। तो इसीलिए उसको मारने के लिए भगवान ने एक वॉल्डर्स रिंग बना दी, एक टॉन्सिल्स की रिंग बना दी, जहां पर बहुत सारे टॉन्सिल सेल्स दे दिए ताकि वो लिम्फोसाइट्स बनाए। और लिम्फोसाइट्स मतलब जो भी हमारे खाने में पैथोजेंस हैं, माइक्रोब्स हैं हार्मफुल, उनको मार गिराए। तो इसलिए इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए,
तो ये जो टॉन्सिल रिंग है ये ऐसे अक्रॉस दी हमारी नेक होती है, ऐसे ऐसे होती है पूरी, और उसको अब हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर जो सेल्स होते हैं मिलने वाले, इसको हम बोल देते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल्स। क्या बोल देते हैं? फेरेंजियल टॉन्सिल्स। फेरेंजियल टॉन्सिल्स अनपेयर्ड होता है, सबसे ऊपर बस एक ही ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। फिर आते हैं ट्यूबल टॉन्सिल्स। क्या होते हैं? ट्यूबल टॉन्सिल्स। ठीक है, ये पेयर्ड है, एक राइट में होता है और एक लेफ्ट में होता है। फिर खुलती है यूस्टेशियन ट्यूब। मैंने बताया था नेजोफेरिंग्स में वॉल्डियस रिंग है, टॉन्सिल रिंग है, और नेजोफेरिंग्स में यूस्टेशियन ट्यूब भी खुलती है। और यूस्टेशियन ट्यूब कितनी होंगी बॉडी में? दो, एक राइट ईयर से खुली होगी और एक लेफ्ट ईयर से। दोनों ईयर्स की मिडिल ईयर से अलग अलग ट्यूब्स आती हैं, तो एक राइट में खुलेगी यूस्टेशियन ट्यूब और एक लेफ्ट में। तो यूस्टेशियन ट्यूब भी नेजोफेरिंग्स में कहां खुलती है? वॉल्डियस रिंग में। इसके नीचे होता है पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। क्या होते हैं? पैलेंटाइन। पैलेंटाइन बोन सुना होगा ना, तो पैलेंटाइन टॉन्सिल्स होते हैं। उसके बाद होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। क्या होते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुआ मतलब हमारी टंग, ठीक है, फ्रीनुलम लिंगुआ। तो लिंगुअल टॉन्सिल्स टंग मतलब यहां पर होते हैं, टंग की साइड में होते हैं। तो ये सारे मिलके बनाते हैं वॉल्डियस रिंग। और कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी में ये टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि इनसे इन टॉन्सिल जो खाना है उसको गटकने में, swallow करने में मुश्किल होती है। तो जब किसी के बहुत ज्यादा टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं कि उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो ये सर्जरिकली रिमूव करे जा सकते हैं। सारे नहीं, कुछ कुछ क्या करता है डॉक्टर्स रिमूव कर देते हैं कुछ को टॉन्सिल्स, जैसे ट्यूबल टॉन्सिल्स हटा दिए या फेरेंजियल हटा दिए। इससे क्या होगा? खाना इजीली होएगा। और बाकी के टॉन्सिल्स कुछ कुछ रहन भी देते हैं, बिकॉज ताकि ये पैथोजेंस को फूड में मारते रहें, क्योंकि सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, इनको हटाने से भी कोई ऐसा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं, पर ये एक्स्ट्रा दिए गए हैं ताकि हमारे बॉडी में पैथोजन से फाइट हो सके। सो दिस वाज अबाउट द फेरिंग्स। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे, विंड पाइप को छोड़ के, ट्रैकिया को छोड़ के, ग्लॉटिस को छोड़ के, अब हम आ जाएंगे गुलेट से ईसोफेगस में। ठीक है, ईसोफेगस को हम स्टार्ट करेंगे। ट्रैकिया इतना ही था और ये था वॉल्डियस रिंग। Coming to the very next structure of the digestive system, it is a very small structure. I mean, it's a very long structure, but it's a very small structure. जो digestive system का next structure है, उसको हम बोलते हैं esophagus. Esophagus को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, बिकॉज वी हैव रेड, हमने पढ़ा है कि पहले आगे की साइड नेक में ट्रैकिया होता है जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, और पीछे की साइड पे ईसोफेगस होता है जिसमें खाना अंदर जाता है, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। तो ईसोफेगस इज कॉल्ड द फूड पाइप। ईसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ईसोफेगस एलिमेंट्री कैनल का फर्स्ट ट्यूबुलर पार्ट है, बिकॉज बकल कैविटी में ट्यूबुलर सा कुछ नहीं है। तो जो ट्यूबुलर आगे का जितना भी एलिमेंट्री कैनल है वो ट्यूबुलर होने वाला है। सो ट्यूबुलर पार्ट जो एलिमेंट्री कैनल का है वो ईसोफेगस से स्टार्ट होता है, पर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। सो ईसोफेगस को हम फर्स्ट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं, बिकॉज बक्कल कैविटी ट्यूबुलर नहीं होता है। ईसोफेगस में कुछ पढ़ने के लिए ज्यादा है नहीं, तो सबसे पहले इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर्स या 26 सेंटीमीटर्स तक या 22 सेंटीमीटर्स तक का होता है। 25 याद कर लीजिए कि 25 सेंटीमीटर्स की इसकी लेंथ होती है। और ईसोफेगस की ओपनिंग को हम गलेट बोलते हैं, जैसे हम विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोले थे, यहां की ओपनिंग को हम बोलते हैं गलेट। मैंने बताया था खाना बुलेट जैसा जाता है तो गलेट। इसमें अंदर सेल्स होते हैं। ईसोफेगस एक एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है, तो उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। अंदर में सबसे अंदर म्यूकोसल एपिथेलियम में म्यूकोसल सेल्स होंगे, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होंगे। मतलब ईसोफेगस के अंदर वाली जो लाइनिंग है एलिमेंट्री कैनल की, वो म्यूकस सिक्रीट करेगी ताकि खाना म्यूकस से लथपथ हो जाए, गीला गीला हो जाए, ताकि अटक ना जाए। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, ये तो हमें पता ही है। हमारे गले में तो कोई डाइजेशन नहीं होगा ना फूड पाइप में। यहां पर ओपनिंग इज कॉल्ड द गलेट, इसकी ओपनिंग गलेट है, और जहां से ये स्टमक है, तो स्टमक से जहां से ये स्टमक से अटैच होता है इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या फिर ईसोफेजियल गैस्ट्रिक स्फिंक्टर। इसको हमने कार्डियक स्फिंक्टर इसीलिए बोला बिकॉज ये स्टमक में जौन से एरिया में, ये स्टमक के उस एरिया में खुलता है जिसको हम कार्डियक बोलते हैं। ठीक है, इस एरिया ऑफ द स्टमक को, इस वाले एरिया को वी कॉल इट एज कार्डियक।
तो ये कार्डियक एरिया में खुलता है स्टमक के, इसलिए हमने इसको बोला कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर हम इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं कि ये ईसोफेंजियल गैस्ट्रिक स्फिंक्टर है, बिकॉज ये गैस्ट्रिक, यहां पर गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये पार्ट गैस्ट्रिक हो गया और ये पार्ट हो गया ईसोफेगस, तो ईसोफेंजियल गैस्ट्रिक स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर, या स्फिंक्टर मतलब जो यहां पर ओपन क्लोज करवाता है, ठीक है। अगर ओपनिंग की बात करूं तो ये होगी ईसोफेंजियल गैस्ट्रिक ओपनिंग या फिर कार्डियक ओपनिंग, और स्फिंक्टर की बात करूं तो ये नाम हो गए, ठीक है। तो स्फिंक्टर मस्कुलर होता है, मतलब वो ओपन एंड क्लोज करता है कि कब ईसोफेगस स्टमक में खाना डालेगा कब नहीं डालेगा, तो ये दरवाजा है ईसोफेगस और स्टमक के बीच का, स्फिंक्टर। यहां पर डायफ्राम होता है, ये मैंने ऐसे ही बता दिया कि यहां डायफ्राम होता है इस पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है। यहां स्टमक ऊपर भाग रही है, ऐसे होता है, ठीक है। यहां डायफ्राम होता है ऊपर वाली साइड में। अच्छा, ईसोफेगस का जो बीच का पार्ट होता है जो हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनल में, ल्यूमेन, वो यहां पर ऐसा सा होता है, मतलब जो ईसोफेगस का ल्यूमेन है वो बड़ा ना के बराबर होता है, वो खुलता बंद होता रहता है, जैसे ही खाना जाएगा उसमें वो खुलेगा और फिर बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा फिर बंद हो जाएगा। दैट मीन्स कि ईसोफेगस का ल्यूमेन इज वेरी टाइट, ये बहुत टाइट ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन मतलब इसका छेद जिससे खाना अंदर की तरफ जाएगा, या फिर ये बड़ा ही नैरो होता है, और यहां पर नैरो होने की वजह है ये फोल्ड्स। इन फोल्ड्स को बोलते हैं हम ईसोफेंजियल रूगे। क्या बोलते हैं? RUGAES, ईसोफेजियल रूगेस। ये ईसोफेजियल रूगेस ल्यूमन में पाए जाने वाले फोल्ड्स हैं, जिसकी वजह से इसका ल्यूमन कैसा होता है, बड़ा ही नैरो होता है, और ये खुलता कब है और कब बंद होता है वो हम पढ़ते हैं पेरिस्टाल्सिस में। पेरिस्टाल्सिस वो प्रोसेस है जहां पर मसल्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि खाना अंदर से मतलब अंदर की तरफ पुश हो। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स टू पुश द फूड, खाने को पुश करने के लिए पेरिस्टाल्सिस चलता है। मतलब ये पहले खुलता है, ये पहले खुलता है, यहां खाना आया, फिर ये उसको बंद कर देता है, ठीक है। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये खाना नीचे घुस जाता है, फिर ये खुल जाता है, फिर यहां पेरिस्टाल्सिस होता है। दैट मींस इट्स अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ये खुलता बंद होता रहता है, ये बंद होगा ये खुलेगा, फिर ये, मतलब इट्स अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, क्योंकि हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनल में मस्कुलरिस लेयर होती है, और यही मस्कुलरिस लेयर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाती है, जिससे कि खाना फूड पाइप या ईसोफेगस के जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है उसके अंदर तक जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, और इस वजह से ये ल्यूमेन खुलता बंद होता रहता है। इसलिए ल्यूमेन इतना टाइट बनाया ताकि खाना हम खाएं और सीधा स्वॉलो करें और एकदम से अंदर ना चले जाए। अच्छा, एकदम से खाना अंदर इसलिए भी नहीं जाता बिकॉज ईसोफेगस का इतना पार्ट ये स्केलेटल मसल से बना होता है। मतलब इसमें जो मस्कुलरिस लेयर होती है वो उसमें कौन से मसल्स होते हैं? स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स मतलब वॉलंटरी मसल्स जो आप अंदर गटक सकते हो। मतलब अगर आप खाना स्वॉलो कर रहे हो, अंदर गटक पा रहे हो, तो इसका 1/3 पार्ट जो है ईसोफेगस का वो आपको गटकने में हेल्प करता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट स्केलेटल होता है, मतलब आप खाना अंदर अपनी मर्जी से लोगे, आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे इसकी मर्जी से। दैट मीन्स ऊपर वाला पार्ट इज स्केलेटल, पर बीच वाला पार्ट इज स्केलेटल एंड स्मूथ। मतलब ये इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री दोनों होता है जब तक खाना यहां पहुंचता है, और बाकी का 1/3 पार्ट जो होता है वो प्रॉपरली स्मूथ होता है। मतलब यहां खाना आ गया एक बारी तो वापस अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, अब तो इसको स्टमक के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट इनवॉलेंट्री होता है, ये वाला सेमी इनवॉलेंट्री होता है। मतलब यहां स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड दोनों होते हैं। मतलब ये मसल्स के टाइप्स हैं जो कि मैंने टिश्यूज में पढ़ाए थे। स्ट्रेटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स मतलब जो अपनी, जैसे अगर मुझे हाथ हिलाना है तो ये स्ट्रेटेड की वजह से हो रहा है, मेरी मर्जी से हो रहा है। तो वॉलेंटरी वाला ये होता है, ये दोनों मिक्स होता है, और ये इनवॉलेंट्री। यहां पर किसी की मर्जी नहीं चलती, यहां बॉडी खुद डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये था ईसोफेगस, और ये एक्स्ट्रा ऐसे ही मैंने बता दिया। सो दिस वाज अबाउट ईसोफेगस, दिस वाज अबाउट ईसोफेंजियल रूगास, दिस वाज रूगे, एंड दिस इज अबाउट द स्फिंक्टर, और ये था पेरिस्टाल्सिस। अब हम चलते हैं बड़े ही, यहां इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, पर अब जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टमक। स्टमक की तरफ चलते हैं अब। आओ हुजूर तुमको मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में ले चलूं। सो स्टमक इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर which is divided into 3 parts.
जो हमारा स्टमक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। फंडस होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट और इसमें जनरली गैसेस होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होती हैं, जनरली गैसेस। कार्डियक वो पार्ट है, कार्डियक से आपको हार्ट, दिल की धड़कनें याद आ जाएंगी, वो पार्ट है ये कार्डियक, मतलब स्टमक का ऐसा पार्ट जो कि हार्ट के बहुत करीब है, ठीक है, सो इट इज नियर टू हार्ट, सो इट इज कॉल्ड कार्डियक। और लास्ट पार्ट इज द पाइलोरिक। तो स्टमक 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। एंड लास्ट में जैसे यहां पर क्या था, इसोफेंजियल गैस्ट्रिक स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर बताया था, क्योंकि ये पार्ट कार्डियक है। ऐसे ही यहां पर पाइलोरिक में, जब पाइलोरिक स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, तो यहां पर भी एक स्फिंक्टर होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, बिकॉज ये पाइलोरिक से खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो आपको इसका ये डायग्राम क्लियर हो गया है। ये जो ऊपर दिख रही है लेयर, दिस इज द डायफ्राम, ये डायफ्राम है। अब जो स्टमक है वो डायफ्राम के नीचे, ये डायफ्राम है, इससे नीचे लोकेटेड होती है, सो इट इज लोकेटेड, ये डायफ्राम से कहां है, नीचे, और ऑब्लिकली प्लेस्ड है, ये सीधे नहीं होती, ये टेढ़े में अरेंज है, आप देख सकते हैं ऑब्लिक है ना, ये एंगल पे है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये ऑब्लिक है। तो इसकी जो पोजीशन है, जो प्लेसमेंट है वो ऑब्लिक है, और ये डायफ्राम के नीचे है, और ये हमारी बॉडी की सेंट्रल लाइन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होती है थोड़ी, मतलब मेरा स्टमक यहाँ इस साइड है नीचे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट पे नहीं है, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि मसल्स में मस्कुलरिस लेयर में एक एक्स्ट्रा ऑब्लिक लेयर ऑफ मसल्स होती है। कौन से एक्स्ट्रा लेयर्स मिलते हैं, मस्कुलरिस लेयर्स, सब म्यूकोसा से पहले और सिरोसा के बाद में बीच में मस्कुलरिस होती है। पहले इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं और फिर सर्कुलर, पर स्टमक में एक एक्स्ट्रा मस्कुलर लेयर होती है मस्कुलरिस में, मतलब लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर और फिर ऑब्लिक मसल्स होते हैं। तो ये वहां भी समझाया था, यहां भी समझाया, तो मेरा क्या जा रहा है। अब आगे हम चलते हैं म्यूकोसा पे। म्यूकोसा जो कि अंदर की सबसे अंदर वाली लेयर होती है एलिमेंट्री कैनल की, याद आ रहा है ना, सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा आता था, फिर ल्यूमेन आता था। तो म्यूकोसा में मैंने आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू होता है, और एपिथेलियल टिश्यू मैंने बताया था जब मैं टिश्यूज चैप्टर पढ़ाया था, याद करो, जब मैंने टिश्यूज चैप्टर पढ़ाया था वहां पर बताया था कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो कभी कभी गैस्ट्रिक फंक्शन सिक्रीट करने लग जाते हैं, मतलब ये कुछ सिक्रीट करने लग जाते हैं, गैस्ट्रिक नेचर के हो जाते हैं। तो म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। स्टमक की जो म्यूकोसल लेयर होती है वो गैस्ट्रिक इन नेचर होती है, वो बहुत सारे सिक्रीशंस प्रोवाइड करती है जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। मतलब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है स्टमक में, ये गैस्ट्रिक जूसेस फॉर्म करती है। और ये स्टमक की कौन सी लेयर होती है, म्यूकोसा, सबसे अंदर वाली, ठीक है। अब पहले गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टमक, ये मस्कुलर ब्लैक है, ये ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहता है। यहाँ पर केमिकल और मैकेनिकल थोड़ा सा, मतलब लीस्ट मैकेनिकल डाइजेशन होता है, सबसे ज्यादा यहाँ केमिकल डाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स 1 से 2 घंटे लेते हैं, प्रोटीन 3 से 4 घंटे लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सबसे ज्यादा स्टमक में स्पेंड करने वाला बायोमोलिक्यूल होता है वो होता है फैट। सबसे ज्यादा स्टमक में फैट रहता है, और सबसे जल्दी ये वो पड़ोसी है, ये वो गेस्ट है, ये वो रिलेटिव है जो आते ही सीधा पानी पी के भाग जाता है। 1 से 2 घंटे तक रहता है, प्रोटीन 3 से 4 घंटे तक, पर ये फैट वो जो ये डेरा ही जमा लेता है स्टमक में 5 से 6 घंटे तक बैठे रहता है, ठीक है। तो ये सबसे लेजी वाला रिलेटिव है, जो आके एक बार आ गया तो 5 से 6 घंटे तक नहीं हिलेगा। सबसे कम टाइम स्पेंड कौन सा बायोमोलिक्यूल करता है स्टमक में, कार्बोहाइड्रेट, और सब फिर प्रोटीन, फिर फैट। अच्छा, म्यूकोसा लेयर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फॉर्म करती है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं जो कि डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर रहे हैं, इनका पीएच 1.2 to 1.8 होता है, मतलब ये हाईली एसिडिक होते हैं, इतने एसिडिक कि अगर आपकी उंगली पे ये वाला गैस्ट्रिक जूस चले गया तो आपकी उंगली जल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर 1.2 to 1.8 की पीएच मेंटेन होती है। अब हमारा स्टमक क्यों नहीं जल के सब बाहर आके गड्ढे नहीं होते स्टमक पे, बिकॉज वहां पर बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। खैर वो हम बात नहीं कर रहे उसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ गैस्ट्रिक जूस की, जिसकी पीएच 1.2 to 1.8 है।
और ये एक दिन में 1 to 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस बनाता है। मतलब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ये एक दिन में कितना जूस, कितना कमा लेता है आपका बेटा, कितना गैस्ट्रिक जूस बना लेते हैं आप। 1 to 2 लीटर्स पर डे गैस्ट्रिक जूस बना लेते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अच्छा, पीएच ऑफ सिलाइवा कितनी थी? 6.8। ठीक है, पीएच ऑफ सिलाइवा है 6.8, गैस्ट्रिक जूस की पीएच इज 1.2 to 1.8। इस गैस्ट्रिक जूस में HCl तो होना ही होना है। माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, माइल्ड, हल्का गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो कि फैट डाइजेशन करवाता है। तो स्टमक में फैट डाइजेशन करवाने के लिए गैस्ट्रिक जूस होता है माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, और ये फैट डाइजेशन करवाता है, पर ये क्योंकि माइल्ड है तो ये बहुत कम, वेरी लेस फैट डाइजेशन करवाता है। और सबसे ज्यादा पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन होता है। मतलब इस गैस्ट्रिक जूस में सबसे ज्यादा क्या होता है? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। और ये याद रखना RENN है, सिंगल एन किडनी में आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर डबल एन होता है, तो किडनी जब पढ़ाऊंगा वहां सिंगल एन वाला पढ़ाऊंगा, ये डबल एन वाला है, ये गैस्ट्रिक जूस है। तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन प्रोटियोलाइटिक होते हैं, मतलब ये प्रोटीन को तोड़ते हैं, मतलब ये प्रोटीन का डाइजेशन करवाते हैं। और ये दोनों इनएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? इनएक्टिव, इनको एक्टिवेट करना पड़ता है, ये सोए हुए होते हैं, इनको जगाना पड़ता है किसी मतलब एक्सटर्नल सब्सटेंसेस की हेल्प से। ठीक है, तो पेप्सिनोजन प्रोरेनिन प्रोटीन डाइजेशन के लिए और माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज फैट डाइजेशन के लिए होता है। गैस्ट्रिक जूस 1 से 2 लीटर प्रतिदिन निकाले जाते हैं और इसकी पीएच 1 to 2.8 लीटर 1.2 to 1.8 पीएच इसकी होती है। जो हमारी स्टमक होती है वो 3 पार्ट्स में बांटी जाती है। सबसे ऊपर वाला फंडस, फिर कार्डियक और फिर पाइलोरिक। पाइलोरिक और स्मॉल इंटेस्टाइन एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वहां पर एक पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। स्टमक हमारे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बॉडी में होती है और डायफ्राम के नीचे होती है, और हमारी स्टमक ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है। हमारी स्टमक को हम मस्कुलर सैक बैग लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। यहां पर कार्बोहाइड्रेट सबसे कम, फिर प्रोटीन्स दैट इज 3 to 4 आवर्स, और सबसे ज्यादा फैट दैट इज 5 to 6 आवर्स का टाइम स्पेंड करते हैं। और हमारी मसल्स में ऑब्लिक लेयर, हमारे मस्कुलरिस वाले पार्ट में ऑब्लिक मस्कुलर लेयर एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है, और म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि ये गैस्ट्रिक जूसेस बनाते हैं, जो कि हमने पढ़े हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब जो मैंने वो म्यूकोसा वाले लेयर की बात करी थी ना, अब हम उनके एपिथेलियल सेल्स की बात करेंगे कि वो जब मतलब ग्लैंडुलर हो जाते हैं तो वो कौन से सेल्स में कन्वर्ट होकर क्या क्या सिक्रीट करते हैं। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि वो एक टाइप ऑफ ग्लैंड, बिकॉज हर टाइप ऑफ ग्लैंड एक ही टाइप का सिक्रीशन कर सकता है ना। और डाइजेस्टिव, अभी हमने बताया कि डाइजेस्टिव जूसेस में तो बहुत सारे जूसेस होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो वो सारे अलग अलग सेल्स करते हैं। तो जो म्यूकोसल सेल्स होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बन जाते हैं। अब ये बहुत अलग अलग तरीके के सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल्स में हम पढ़ेंगे कि कौन से तरीके के म्यूकोसल सेल्स देखने को मिलते हैं, म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह पर आता है, गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स म्यूकोसा की वो सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल म्यूकस। अच्छा, म्यूकस क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले मेंशन किया था। अगर तुम ध्यान दे रहे होगे, आप सो नहीं रहे होगे, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 1.2 to 1.8 की पीएच है, तो इसका मतलब स्टमक तो जल जाएगी। पर स्टमक नहीं जलती है, यहाँ छेद नहीं होते हैं, हम छेदी सिंह नहीं बन जाते हैं, बिकॉज वहां पर एक म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्टमक को लाइन करता है कि जो स्टमक का जो इतना लो पीएच है वो कहीं और बाहर ना चले जाए या कुछ स्टमक को इफेक्ट ना कर दे। तो ये स्टमक की लाइनिंग करता है कौन? म्यूकस। और म्यूकस कौन सिक्रीट करता है? गॉबलेट सेल्स। और गॉबलेट सेल्स क्या है? एक तरह के म्यूकोसा में मिलने वाले ग्लैंडुलर सेल्स हैं। म्यूकोसा में मिलने वाले दूसरे ग्लैंडुलर सेल्स का नाम है ऑक्सेंटिक सेल्स, जिनको हम पेराइटल सेल्स या पैरेंट सेल्स भी बोलते हैं। पेराइटल सेल्स या ऑक्सेंटिक सेल्स दो तरीके की चीजें बनाते हैं, दो तरीके के डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं। एक तो HCl और एक कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर? एक्स फैक्टर नहीं, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है,
तो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, हमारे स्टमक में विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को कमी पड़ जाती है, तो इसका एब्जॉर्प्शन करवाता है कौन, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। और इसके साथ एक और चीज सिक्रीट करता है ऑक्सेंटिक या पैराइटल सेल, जिसको हम बोलते हैं HCl। और HCl का फंक्शन तो आपको पता ही है, ये जो एंजाइम्स है, इतनी सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं हमारे स्टमक में, वो लो पीएच पे काम कर सकती हैं। और लो पीएच पे काम करने के लिए, लो पीएच मेंटेन करने के लिए HCl की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज हमें पता है HCl बहुत ही एसिडिक होता है, और एसिडिक होने की वजह से ये लो पीएच मेंटेन करता है स्टमक में, जिसकी वजह से जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं स्टमक में वो एक्ट करते हैं, वो काम करते हैं। तो पीएच एंजाइम एक्शन के लिए ये प्रोवाइड करता है, मतलब लो पीएच बना देता है ताकि स्टमक में एंजाइम्स एक्शन कर सके और एंजाइम्स एक्टिवेट भी हो सके। मैंने आपको बताया था कुछ प्रो एंजाइम्स होती हैं, कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स होती हैं। तो इनएक्टिव को हिला हिला के जगाता है कि ए उठ जाओ, तो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स भी HCl करवाता है और एंजाइम्स को एक सूटेबल पीएच देती है जिन पे एंजाइम वो काम कर सकते हैं अपना। और साथ में खाने में जो जर्म्स है उनको भी मार गिराता है, बिकॉज ये HCl है, ये इतना एसिडिक है कि वायरस को भी मार डालता है। तो किल जर्म्स, एक्टिवेट एंजाइम्स और पीएच मेंटेन करता है एंजाइम एक्शन के लिए। और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है स्टमक में। और HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर ऑक्सेंटिक या पैराइटल सेल्स बनाते हैं म्यूकोसा लेयर के। थर्ड होते हैं चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन सेल्स। ठीक है, चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स, दो ही इंपॉर्टेंट नाम है, चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स। जाइमोजन सेल्स भी हम इनको बोल सकते हैं। पेप्टिक इसको इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये प्रोटियोलाइटिक, पेप्टिक बॉन्ड तोड़ने वाली, पेप्टिक बॉन्ड किसमें मिलती है, प्रोटीन में, तो प्रोटीन को तोड़ने वाली, पेप्टिक बॉन्ड्स को तोड़ने वाली एंजाइम सिक्रीट करता है, जो कि मैं अभी बता चुका हूं कि ये इनएक्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन और माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, मतलब माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज भी ये सिक्रीट करता है, पर ज्यादातर ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स बनाता है, इसलिए हम इसको पेप्टिक बोलते हैं। प्रोरेनिन जो होता है इसमें डबल N आता है और ये मिल्क के प्रोटीन्स, कैसीन एक मिल्क का प्रोटीन होता है कैसीन, उसका डाइजेशन करवाता है, जबकि पेप्सिनोजन सारे प्रोटीन्स का डाइजेशन करवाता है। तो चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन सेल्स, जाइमोजन सेल्स जो है वो इनएक्टिव एंजाइम्स को बनाता है डाइजेशन की, इनएक्टिव एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव जूसेस में प्रेजेंट इनएक्टिव एंजाइम्स को जन्म देता है, जैसे कि पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, डबल N वाला प्रोरेनिन और माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, इसके बाद होते हैं अर्जेंटेफिन सेल्स। अर्जेंटेफिन सेल्स सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं। अर्जेंटेफिन सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है, ये आपको बता दिया गया था टिश्यूज में। जी सेल्स जो होते हैं, जी फॉर जी सेल्स एंड जी फॉर गैस्ट्रिन। जी सेल्स स्टमक में मिलने वाले ऐसे सेल्स हैं म्यूकोसा में जो कि ग्लैंडुलर होते हैं नेचर में, और ये एंडोक्राइन होते हैं, मतलब ये हार्मोनल सिक्रीशन करते हैं। ये सारे तो गैस्ट्रिक जूसेस और गैस्ट्रिक एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं, पर ये इकलौते ऐसे सेल्स हैं जो कि हार्मोनल सिक्रीशन करते हैं और जी वाला हार्मोन सिक्रीट करते हैं, मतलब गैस्ट्रिन। और गैस्ट्रिन हार्मोन एक एंडोक्राइन हार्मोन है, मतलब ब्लड वाला, मतलब इसके लिए कोई डक्ट लेस हार्मोन है। कौन सा है, डक्ट लेस, मतलब डायरेक्टली पोर्ड इनटू ब्लड वाला हार्मोन है, और स्टिमुलेट करता है सारे सेल्स को। ये जितने भी सेल्स हैं इनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल कौन करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कि एक एंडोक्राइन हार्मोन है, और ये जी सेल्स बनाते हैं म्यूकोसा लेयर के। और ये तो कंट्रोल करता है, पर वो देवता जो ये सारे सेल्स को बनाता है वो होते हैं बेसल सेल्स। तो छठवां म्यूकोसल सेल होता है बेसल सेल, जो कि डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल्स को बनाते हैं, मतलब ये सारे सेल्स को, जो डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उनके सेल्स को जन्म देने वाले देवता कौन है, बेसल सेल्स। तो सबसे पहले हो गए बेसल सेल्स जो डाइजेस्टिव जूसेस के सेल्स को, डाइजेस्टिव ग्लैंड के सेल्स को बनाते हैं। जी सेल्स जो गैस्ट्रिन हार्मोन बनाते हैं, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जी सेल्स, और ये क्या करते हैं, सारे सेल्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। उससे पहले मैंने बताया था अर्जेंटेफिन सेल्स जो कि सेरोटोनिन बनाता है। और देवी और सच नो, उससे पहले हमने बात करी थी गॉबलेट सेल्स की, जो कि म्यूकस बनाता है, और म्यूकस हमारी स्टमक को लाइन करता है ताकि जो स्टमक की लो पीएच है वो हमारी स्टमक को नुकसान ना दे। और उसके बाद हमने पढ़े थे ऑक्सेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स, जो कि HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं। HCl क्या करता है, HCl हमारे एंजाइम्स के एक्शन के लिए एक एक्यूरेट पीएच सेट करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, और साथ साथ
खाने में मिलने वाले पैथोजेंस को भी मार गिराता है। और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। उसके बाद हमने पढ़े थे चीफ सेल्स, जिनको हम पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन सेल्स भी बोलते हैं। ये इनएक्टिव एंजाइम्स जैसे कि पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज जैसी एंजाइम्स को जन्म देता है। और जो ये प्रो डबल एन वाला प्रोरेनिन है, ये मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पर पेप्सिनोजन सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और हाँ, तो ये हमारे 6 टाइप के म्यूकोसल सेल्स थे। अब हम चलते हैं डाइजेशन ऑफ स्टमक में। इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, और इस पे क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो आप ये याद कर लीजिएगा अच्छे से। और अब हम चलते हैं किस पे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पे। चलिए अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन स्टमक की। हमें पता चल गया है स्टमक क्या है, स्टमक में क्या क्या ऑर्गन्स हैं, आई मीन स्टमक के क्या क्या पार्ट्स हैं, स्टमक में कौन से सेल्स हैं म्यूकोसा में जो कि क्या क्या सिक्रीट करते हैं। अब स्टमक का डाइजेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे। डाइजेशन मतलब होता है कि स्टमक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को छोटे छोटों में कैसे तोड़ती है। तो सबसे पहली बात, नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज सीन इन स्टमक। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट कहां से हुआ था, बकल कैविटी से। बकल कैविटी में कौन करवा रहा था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, सिलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन, जिसकी पीएच किस पीएच पे वर्क कर रहा था, 6.8। पर यहां पर स्टमक के अंदर हमने जो भी डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़ी हैं, उनमें ऐसी कोई भी एंजाइम नहीं है जो इसको डाइजेस्ट कर पाए। किसको, कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहां नहीं दिखता है, और डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का बकल कैविटी में भी कंप्लीट नहीं होता है। माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन्स में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन भी स्टमक में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाली एंजाइम्स भी स्टमक के डाइजेस्टिव जूस में प्रेजेंट नहीं होती है। फैट का डाइजेशन भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, सर आपने तो कहा था सर कि माइल्ड डाइजेस्टिव लाइपेज वाली होती है सर, वो फैट डाइजेशन करवाती है सर। तो बेसिकली ये जो एंजाइम हमने पढ़ी थी माइल्ड वाली, माइल्ड डाइजेस्टिव लाइपेज, उसके आगे माइल्ड इसलिए लिखवाया था बिकॉज यहां पर फैट का डाइजेशन बहुत माइल्ड होता है, बहुत हल्का सा होता है, नेग्लिजिबल के कंपैरेटिवली होता है। मतलब फैट का डाइजेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहां पर फैट को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम तो है, लाइपेज एंजाइम तो है, पर वो माइल्डली एक्ट कर रही है फैट के ऊपर, वो फैट के ऊपर बहुत अच्छे से एक्ट नहीं कर रही है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि उसको जो पीएच चाहिए वो यहां पर उसको नहीं मिलती है। हमने पढ़ा था स्टमक जो है, वो जो HCl सिक्रीट करते हैं ऑक्सेंटिक सेल्स, वो उसको ऐसी पीएच दे देते हैं कि यहां पर कुछ एंजाइम्स काम करती हैं, पर कुछ एंजाइम्स यहां पर काम नहीं भी करती, जैसे कि लाइपेज एंजाइम। लाइपेज को नॉर्मल पीएच चाहिए होती है, पर स्टमक में हाईली एसिडिक पीएच होती है, 1.2 to 1.8 की पीएच होती है। मतलब इस पीएच पे तो वो काम करने से रही, तो वो काम ही नहीं करती है, तो वो थोड़ा सा जो काम कर देती है, इसलिए हम माइल्ड उसके आगे लगा देते हैं कि माइल्ड डाइजेस्टिव लाइपेज। तो यह न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं होता है। फैट्स का माइल्ड या नेग्लिजिबल डाइजेशन मतलब बहुत कम या जीरो ही होता है, बिकॉज यहां पर उसके लिए एंजाइम तो है, पर यहां पर पीएच एक्यूरेट नहीं है। यहां पीएच क्या है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम के लिए पीएच एक्यूरेट नहीं है। तो किसके लिए पीएच एक्टिव है, फिर वो होती है सिर्फ प्रोटीन्स की एंजाइम के लिए। कौन सी एंजाइम्स के लिए, प्रोटीन्स की एंजाइम्स के लिए होती है। तो प्रोटीन्स की एंजाइम्स को हम स्टडी करते हैं बिकॉज हमारी बॉडी में प्रोटीन का वन ऑफ द मैक्सिमम डाइजेशन स्टमक में देखने को मिलता है। तो चलिए प्रोटीन डाइजेशन पे, प्रोटीन डाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन डाइजेशन में क्या होता है, हमें पता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव जूस है उसमें इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, जो कि क्या है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। प्रोरेनिन इनएक्टिव है, रेनिन डबल एन वाली वो एक्टिव है। मतलब प्रोरेनिन को अगर मैंने रेनिन में कन्वर्ट करवा दिया तो वो किसका डाइजेशन करेगी, मिल्क का। मिल्क में किसका, मिल्क में प्रेजेंट कैसीन प्रोटीन का। कौन से प्रोटीन का, कैसीन प्रोटीन का। वैसे ही
पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम होती है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एसिडिक पीएच चाहिए होती है, जो कि कौन देगा? HCl। तो HCl में भी मैंने बताया था, यहां भी बता रहा हूं कि HCl का ये रोल है कि वो कुछ एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है, जैसे कि पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे ही पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है वैसे ही वो प्रोटीन का डाइजेशन करना शुरू कर देती है। तो चलिए हम भी शुरू कर देते हैं। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की। HCl के प्रेजेंस में, मतलब 1.2 to 1.8 pH यहां आप लिख सकते हैं, ठीक है, 1.2 to 1.8 pH के प्रेजेंस में ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। और अब ये पेप्सिन क्या करेगी? ये एक्टिव एंजाइम है। ये कौन सी एंजाइम है? ये एक्टिव एंजाइम है। और अब ये जो प्रोटीन्स हैं, जो बड़े प्रोटीन्स हैं, कैसे प्रोटीन्स हैं? बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं, उनको पेप्सिन 1.2 to 1.8 pH की प्रेजेंस में ही, मतलब अभी भी पेप्सिन खुद भी इसी pH में बनती है पेप्सिनोजन से, और प्रोटीन्स को तोड़ती भी इसी pH में है। तो प्रोटीन्स टूट के क्या बनाते हैं? पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस। पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस को हम बोलते हैं कि ये स्मॉलर प्रोटीन है। मेरे साथ बोलो, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस। तो पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस ये छोटे प्रोटीन्स के हैं जो कि बड़ा प्रोटीन से बना है। और प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस में कौन तोड़ रहा है? पेप्सिन तोड़ रही है। कौन सी पीएच में तोड़ रही है? 1.2 से 1.8 की पीएच में ही उसको तोड़ देती है, प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस में। अब एक और एंजाइम होती है, पर ये सिर्फ मिल्क के प्रोटीन पे काम करती है। वो कैसे करती है वो भी देख लेते हैं। प्रोरेनिन। अब ये पेप्सिन जो है, ये पेप्सिन एंजाइम के फॉर्म में भी एक्ट कर रहा है, मतलब ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस में तोड़ रहा है। इसी के साथ साथ पेप्सिन, जैसे यहां HCl एक्टिवेट करवा रहा था, वैसे यहां पेप्सिन प्रोरेनिन को रेनिन में एक्टिवेट करवाता है। मतलब HCl तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करवाता है, पर पेप्सिन प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करवाता है, मतलब इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करवा देता है। और अब ये रेनिन क्या करेगी? ये रेनिन प्रेजेंस में रेनिन कैसीन, CASEIN, कैसीन एक मिल्क का प्रोटीन होता है, कैसीन मिल्क प्रोटीन को पैरा कैसीन में कन्वर्ट करेगी। पैरा कैसीन में कैसीन को कौन कन्वर्ट करेगा? रेनिन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही बताया जा रहा है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये ऐसे ही बताया जा रहा है। कैसीन को पैरा कैसीन में कौन कन्वर्ट करता है? रेनिन। और अब पैरा कैसीन को फर्दर तोड़ना है तो कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो कैल्शियम आयंस भी रिक्वायर्ड होती है मिल्क के प्रोटीन को तोड़ने में। तो मिल्क के मतलब पैरा कैसीन कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है पैरा कैसीन कैल्शियम पैरा कैसीनेट में। किसमें? पैरा कैसीन में कैल्शियम ऐड हो गया तो कैल्शियम पैरा कैसीनेट बन जाता है। और ये अब एक नॉर्मल, ये मिल्क प्रोटीन था कैसीन, ये भी मिल्क प्रोटीन था, पर अब ये कैल्शियम पैरा कैसीनेट एक नॉर्मल प्रोटीन बन गया। और नॉर्मल प्रोटीन पे मैंने बताया था कि पेप्सिन जो है वो सारे प्रोटीन्स को तोड़ सकती है। तो पेप्सिन क्या करेगी? पेप्सिन इसको कैल्शियम पैरा कैसीनेट को किसमें तोड़ देगी? पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस में। तो ये मैंने यही लिख दिया, PNPs पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस में। किसको? कैल्शियम पैराकैसिनेट को। कौन? पेप्सिन। तो अभी ये नॉर्मल प्रोटीन बन गया, अभी तक ये मिल्क प्रोटीन था, ठीक है। तो कैसीन को पैराकैसिन में तोड़ा किसने? रेनिन ने। और पैराकैसिन कैल्शियम की आयंस में कैल्शियम पैराकैसिनेट बन जाता है, जो कि एक नॉर्मल प्रोटीन है। और अब कैल्शियम पैराकैसिनेट पे रेनिन, क्या नाम था? पेप्सिन आके एक्ट कर सकती है और उसको पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस में तोड़ देती है, जैसे वो बाकी प्रोटीन्स को तोड़ रही थी। तो यहां पर गौर करने वाली ये बात है कि जो ये पेप्सिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेप्सिन कैन डाइजेस्ट ऑल प्रोटीन्स एक्सेप्ट कैरेटिन। पेप्सिन जो है ये एक ऐसी प्रोटियोलाइटिक, मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाली ऐसी एंजाइम है जो सारे प्रोटीन्स को, मिल्क प्रोटीन से लेकर नॉर्मल प्रोटीन सबको तोड़ सकती है, एक्सेप्ट
कैरेटिन को। मतलब पेप्सिन बहुत अच्छी उसकी है, स्पेक्ट्रम की है, मतलब ये सारे प्रोटीन्स के ऊपर कारगर है, ये सारे प्रोटीन्स को तोड़ सकती है, बस एक को नहीं तोड़ पाती जो कि है कैरेटिन। कैरेटिन कहां मिलता है? द प्रोटीन ऑफ हेयर, ह्यूमन हेयर या किसी के भी हेयर। तो हेयर वाला जो प्रोटीन होता है उसको हम बोल देते हैं कैरेटिन प्रोटीन, और उसको छोड़कर पेप्सिन सारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकती है। तो कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता। फैट का डाइजेशन माइल्ड टू नेग्लिजिबल, मतलब बिल्कुल नहीं होता या थोड़ा सा होता है। सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है बॉडी में प्रोटीन का स्टमक में, और उसके लिए सबसे अच्छी एंजाइम होती है पेप्सिन, जो कि पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनती है इन द फॉर्म ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ HCl की प्रेजेंस में, और pH 1.2 to 1.8 जो कि HCl मेंटेन करता है। और इसके साथ साथ एक प्रो रेनिन भी होती है जो कि रेनिन में कन्वर्ट हो जाती है। और भाई और बहनों, ये प्रो रेनिन में कन्वर्ट होने के बाद मिल्क के प्रोटीन्स कैसीन को डाइजेस्ट कर देती है दोनों की हेल्प से। मतलब प्रो रेनिन कन्वर्ट तो हुआ है पेप्सिन की फॉर्म में, और रेनिन अब मिल्क प्रोटीन कैसीन को भी पेप्सिन की हेल्प से ही एंड में तोड़ता है, जो कि आपने यहां देख ही लिया। कैल्शियम पैराकैसिनेट को भी पेप्सिन ही एंड में तोड़ता है, प्रो रेनिन नहीं तोड़ता है। इसका मतलब पेप्सिन एक ऐसी एंजाइम है जो कि सारे प्रोटीन्स का डाइजेशन कर सकती है, और पर कैरेटिन का नहीं कर सकती, और ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। तो इसी के साथ हमारा डाइजेशन इन स्टमक होता है खत्म। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन इन स्टमक की। अभी आप देख सकते हैं कि स्टमक में कुछ एज सच बिल्कुल छोटा छोटा तो बना नहीं है, और एब्जॉर्प्शन किसी चीज का तभी हो सकता है जब वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल में टूट गया हो। कैसा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल में टूट गया हो। तो अभी देखते हैं एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, चलिए आगे। बकल कैविटी में एब्जॉर्प्शन होता है कुछ ड्रग्स का, क्योंकि वहां पर कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ डाइजेशन देखने को मिलता है और वो भी कंप्लीट नहीं होता। ऐसे ही स्टमक में प्रोटीन्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो सिर्फ प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुए हैं, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस में कन्वर्ट हुए हैं। अब ये फर्दर टूट सकते हैं प्रोटीन्स, अरे ये फर्दर टूट सकते हैं, तो क्या इनका एब्जॉर्प्शन यहां पर होगा? नहीं होगा। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन स्टमक में सिर्फ 3 ही चीजों का देखने को मिलता है। एक तो मुंह से पिया हुआ पानी, एक पिया हुआ अल्कोहल, शराब। तो शराब, अल्कोहल या वाटर का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है स्टमक में। कहां पर? स्टमक में। इसके साथ साथ वो लंबी दूरी तैर करते आ रही शुगर्स जो हमारे जिनका डाइजेशन बकल कैविटी में स्टार्ट हुआ था, अगर उनमें से अब कोई सिंपलेस्ट शुगर में टूट जाती है बाय चांस, या फिर हमारे खाने में ऑलरेडी वो सिंपल शुगर होती है, जैसे कि मतलब मोनोसेकेराइड फॉर्म में होती है, ठीक है, तो अगर वैसी है ग्लूकोज, फ्रक्टोज बिल्कुल मोनोसेकेराइड फॉर्म में है, तो उनका यहां पर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। मतलब खाने में अगर पहले से ही शुगर सिंपल थी, पहले से ही मोनोसेकेराइड थी, सिंपल शुगर थी, तो उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहां पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का, और यहां पर अल्कोहल का भी एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो इन 3 चीजों का एब्जॉर्प्शन आपको स्टमक में याद रखना है। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो हम बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे, बिकॉज यहां पर अभी इसकी नीड नहीं है कि एब्जॉर्ब हो कैसे रहा है। यहां नीड है डाइजेशन की, कि डाइजेशन कैसे हो रहा है। तो वो डाइजेशन आपको समझा दिया जा रहा है थ्रू रिएक्शंस। एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, एक्टिव पैसिव फैसिलिटेटेड होता है, वो मैं आपको बिल्कुल एंड में बता दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर भागिएगा नहीं, क्योंकि उससे पहले हमें पढ़ना है लिवर और पैंक्रियाज। तो चलिए हम चलते हैं अपने 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स पर जो कि डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं और एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, और बहुत सपोर्ट करते हैं। इनको हम बोलते हैं लिवर और पैंक्रियाज। चलिए लिवर पे